Good evening, everyone. I think now everybody fine. Good. Great. हाँ, अब लगता है सब ठीक रहेगा, डेफिनेटली ठीक रहेगा, डोंट वरी। ओके, सो जो हमने मॉर्निंग में बात किया था, ठीक है, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल से शुरू करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइन। सो आज का जो भी टॉपिक है दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने पीछे आपसे डिस्कशन कर लिया, कुछ चीज़ें वी पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूल के बारे में बात कर रहे थे और फ्यूल में एक्चुअल में हम लोग एनर्जी में है, फ्यूल की बात कर रहे थे और वी हैव डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंड लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल। ठीक है, 2 हो चुका है और अब हमारे गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वगैरह मेरा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा काम की बात पे आते हैं और अब हम बात करते हैं गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो गिव हेडिंग गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। ओके, गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल, तो बात होने वाली है गैसी नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में। ठीक है, देखो गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में सबसे पहले बात ये करनी है कि जो गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल है, ठीक है, वो हमने पिछले टर्म में बात किया था कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल एक मामले में बहुत अच्छा है। क्या? इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू थी, ठीक है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी, प्रीवियस मैंने लेक्चर में बोल दिया था, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी निकालने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको बता दूं कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ एक और बेनिफिट होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो एक चीज तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ अच्छा क्या है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी फ्यू अमाउंट ऑफ गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल बहुत ज्यादा एनर्जी निकालने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई थी प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन मैं आपको बताऊं तो गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में इतना कुछ अच्छा होने की वजह से भी, इवन इट हैज अ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, फिर भी इस गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ बहुत सारी कमियां हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। दे हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, उनमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ कुछ रिस्क है। ओके, सब कुछ मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, कुछ 1 घंटे पढ़ाया था या उसमें दिक्कत आई थी, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, लिमिटेशंस है। अब जैसे मैंने आपको बोला, जब हम गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कौन कौन सा देखा था? हमने एलपीजी देखी थी, हमने सीएनजी देखी थी और हमने हाइड्रोजन देखा था। हमने सीएनजी देखा था, एलपीजी देखा था और हाइड्रोजन देखा था। ठीक है, मैंने पूछा था कि पता एलपीजी में कौन सी गैस जलती है, तो आप लोगों ने बोला था कि सर वो प्रोपेन और ब्यूटेन जलता है। इस बारे में बात हो गई थी। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन जलता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैं पूछूं सीएनजी में कौन सी गैस होती है जो जलती है, तो दैट इज मीथेन। ठीक है, दैट इज मीथेन, वो मीथेन जलता है। और हाइड्रोजन में एक्चुअल में हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन यूज करते हैं, यानी ये वो गैसेस हैं जो एज अ फ्यूल इस एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन के अंदर जलते हैं। ओके, जो एज अ हाइड्रोजन वगैरह ये इसके अंदर जलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखना तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सो एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, ये चीजें हो गई। अब एक बात और बता दूं, अगर हम लिमिटेशंस पे जाते हैं, यानी व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम विद द गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल। ठीक है, अगर हम गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के प्रॉब्लम की बात, लिमिटेशंस क्या है, यानी गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं आपको पहला बता दूं, गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल जो होता है, दीज आर द ओडरलेस। ठीक है, ये ओडरलेस होता है, मतलब इनमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता, पहली बात। ठीक है, पहली बात, ये ओडरलेस होता है, स्मेल नहीं होता। और अगर ये गैसीय नेचर के फ्यूल में स्मेल नहीं होती और ये निकलते हैं अगल बगल, तो ये खतरा हो गया। क्यों खतरा हो गया? पता ही नहीं चलेगा अगल बगल कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल और आग लगने की संभावना है। दूसरा लिमिटेशन क्या है गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ? इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर, इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, यानी कहने का मतलब है जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है ना, उसमें आग लग जाती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मतलब होता है, इसी को हम लोगों ने कहा था ज्वलन ताप, मैंने बोला, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ज्वलन ताप, यानी जलने का टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर किसी फ्यूल में आग लगती है, या दोज मिनिमम टेम्परेचर, दोज मिनिमम टेम्परेचर at which a fuel can catch fire, a fuel can catch fire, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे किसी फ्यूल में आग लगती है, दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। प्रॉब्लम क्या है? जो नॉर्मल टेम्परेचर जिस पे आग लगती है, जो जिस टेम्परेचर पर किसी फ्यूल में लगती है, जिसमें कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में, वो नॉर्मल कमरे का टेम्परेचर होता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि मान लो मैं जिस कमरे में हूं, यहाँ पर 27, 28 30 के आसपास टेम्परेचर होगा, ठंड है तो मैंने जैकेट पहन रखा है। ठीक है, तो इस कमरे में भी अगर कोई थोड़ा फ्रिक्शन हो या थोड़ी बहुत कोई उस तरह की चीजें हो तो आग लग सकती है। मतलब ये मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉब्लम मिली जो कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ओके, सो दीज आर डिफिकल्ट, है ना, दीज आर डिफिकल्ट, है ना, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत होती है। सो दीज आर डिफिकल्ट टू कैरी, है ना, दीज आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
यानी अगर आप किसी गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, इसमें काफी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? मैंने आपको बोला, जैसे अगर जब हम फ्यूल यूज करते हैं, सॉलिड कोल यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में वही जो आपने एलपीजी सीएनजी देख रहे हो, ये हाइड्रोजन तभी हमने उस लेवल पे यूज करना शुरू किया नहीं है। तो ये सारे जो गैसेस नेचर के फ्यूल होते हैं, जब आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो ले जाने में काफी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि गैसेस नेचर के जो फ्यूल होते हैं वो काफी दूर होते हैं। आप देखो, सॉलिड काफी डेंस होता है, लिक्विड उससे थोड़ा कम डेंस होता है, गैस होता है बहुत कम डेंस होता है, उसके पार्टिकल सबसे दूर होते हैं। तो गैसेस पार्टिकल में हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था, उसमें कोलिजन्स बहुत होता है, उसमें भिड़न बहुत होती है। ठीक है, इसलिए बताऊं, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल लाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग ईरान से क्या लाते हैं? गैस लाते हैं, रशिया से गैस लाते हैं। तो ये ईरान से और रशिया से जो हम गैस लाते हैं वो एक्चुअल में हम एलएनजी के फॉर्म में लाते हैं। किस फॉर्म में लाते हैं? एलएनजी के फॉर्म में लाते हैं। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इससे फायदा क्या हो जाता है? जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है तो गैस के पार्टिकल काफी करीब आ जाते हैं। इससे जब गैस काफी टाइट हो जाता है तो गैस को जब आप लेकर जाते हैं, है ना, तो उसमें फ्रिक्शन के चांसेस कम होते हैं। और पता है, जो गैस आता है, ठीक है, ईरान से इंडिया में, वो पानी वाले जहाज से आता है, और वो जो सामान लाने वाला होता है उसको बोलते हैं कार्गो शिप। तो कार्गो शिप की मदद से एक्चुअल से जब हम ईरान से गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल लाते हैं तो एक्चुअल में दोस्त हम उसको एलएनजी में कन्वर्ट करके लाते हैं, एलएनजी में कन्वर्ट करके लाते हैं, और इसलिए वो काफी सेफ होता है। और फिर इंडिया में लाकर हम क्या करते हैं? उस एलएनजी को एलएनजी टर्मिनल से, इंडिया में क्या है? एलएनजी टर्मिनल्स, इंडिया में क्या है? एलएनजी टर्मिनल्स है, इन टर्मिनल्स पर उतारते हैं। जैसे कुछ टर्मिनल्स के नाम मैं बताता हूं, 2006 में ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आया भी था। कौन कौन से एलएनजी टर्मिनल्स है? जैसे मान लो दाभोल है, जैसे मान लो दाभोल है, जैसे मान लो दाभोल है, जैसे मान लो हजीरा है, हजीरा है, जैसे मान लो पेट्रोनेट है। मैं कुछ नाम बता रहा हूं, कोई पेट्रोनेट है, ये कुछ इस तरीके के DABHON HAZIRA PTRONAT, इस तरह से बहुत सारे इंडिया में एलएनजी टर्मिनल्स हैं। इन एलएनजी टर्मिनल्स में होता क्या है? इन एलएनजी टर्मिनल्स में हम एक्चुअल में क्या करते हैं? ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं, यहीं पर एलएनजी को उतारते हैं जो विदेशों से लाते हैं, और उसको फिर प्रोसेस करके हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वही गैस, सोचो, जो बाहर से हम गैस लाते हैं वो एलएनजी के फॉर्म में लाते हैं, इंडिया में उसको एलएनजी टर्मिनल्स पे उतारते हैं, जैसे दाभोल, हजीरा, पेट्रोनेट, मैंने कुछ नाम बोला है। और ये किसी जमाने में 2006 में आईएएस प्रीलिम्स से क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, आजकल का स्टैंडर्ड बदल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें थोड़ा इस तरह से बता रहा हूं कि नॉट ओनली इवन सिविल सर्विसेज, लेकिन आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईएएस बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं तो यू मस्ट बी नो अबाउट इट। ठीक है, ओके। और कार्गो शिप से लाते हैं, फिर उसको एलएनजी टर्मिनल्स में एलएनजी के फॉर्म में उतारकर फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स क्रॉसिंग कर लेते हैं डेफिनेटली, ठीक है, गैस में, और फिर वही गैस को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वही पहुंच गाड़ियों से हमारे पेट्रोल पंप पर आती है, सीएनजी पंप पर आती है, फिर हम लोग भरते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि एलपीजी में जैसे प्रोपेन ब्यूटेन है, और एलपीजी हम लोग घरों में यूज करते हैं, और मैंने अभी बोला ये सारे जो गैसेस नेचर फूल है, इनमें इसमें स्मेल नहीं होती है। अब एलपीजी में इसलिए एक्स्ट्रा स्मेल मिलना नहीं पड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इथाइल मर्केप्टॉन, ये ध्यान रखना है, इथाइल मर्केप्टॉन। ये क्वेश्चन आज भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, यूपीएससी में दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल ही सकता है। अभी किसी साल शायद किसी स्टूडेंट ने बोला था सर यूपीएससी एग्जाम कर रहा था, सीरियस वीडियो उसमें पूछा गया था, कोई एमपीपीएससी वगैरह का बता रहा था कि सर ये कहीं एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो इथाइल मर्केप्टॉन वो स्मेल होती है जो एक्चुअल में एलपीजी सिलेंडर के अंदर मिलाई जाती है। इससे फायदा क्या आ जाता है? इससे फायदा ये हो जाता है, ओके, इससे फायदा वो हो जाता है इथाइल मर्केप्टॉन मिलाने से कि जब भी अगल बगल अगर एलपीजी का प्रोपेन ब्यूटेन निकलता है, उसमें तो स्मेल होती नहीं, लेकिन इथाइल मर्केप्टॉन जो होता है वो स्मेल के लिए होता है, उसमें बहुत तेजी से गंध होती है, स्मेल होती है। तो अगल बगल के लोकेशंस में ना इथाइल मर्केप्टॉन आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है, और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगल बगल इस तरह की गैसेस निकल रही हैं प्रोपेन ब्यूटेन टाइप की। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो इथाइल मर्केप्टॉन होता है, इसका केमिकल नेचर देखो, अगर इसकी केमिस्ट्री का फार्मूला देखोगे इथाइल मर्केप्टॉन का, तो ये सल्फर गैस होती है, सल्फर कंपाउंड होता है। सो दिस इज अ सल्फर गैस या सल्फर कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने आपको गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में काफी कुछ बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में लिमिटेशंस में कभी कोई डाउट होगा, तो आप यहाँ पर कुछ फंसने वाले हैं। एवरीबॉडी क्लियर? गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के लिमिटेशंस में क्या इश्यूज है? ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अच्छा, मेरे बच्चों ने समझ लिया कि जब बीच बीच में हमें आंसर देना है, वन करते रहना है ना, ठीक है, वन करते रहना है, ग्रेट, गुड गुड गुड। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस के बाद। लिमिटेशंस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में हमने एक सब हेडिंग डाली है, कौन सी सब हेडिंग डाली थी? गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ क्या लिमिटेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां हैं, वो चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अब हम बात करते हैं गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में अगली हेडिंग जिसको हम कहते हैं ग्रीन फ्यूल। ठीक है, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में अगली हेडिंग जिसको हम कहते हैं ग्रीन फ्यूल। तो चलिए बात करते हैं ग्रीन फ्यूल के बारे में। ठीक है, देखो, ग्रीन टर्म कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ध्यान रखना, ग्रीन का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ग्रीन का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सो ग्रीन फ्यूल का मतलब होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब होता है कि दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मतलब दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, अब सुनो, जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो जो गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल है ना, जो गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल है वो एक्चुअल में ग्रीन फ्यूल ही कहे जाते हैं। ओके, अगेन आई रिपीट, जो गैसियस फ्यूल है वो एक्चुअल में ग्रीन फ्यूल ही कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैसियस फ्यूल अच्छी तरह से जल जाता है, और जो फ्यूल अच्छी तरीके से जलता है उसमें स्मोक बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जलता है, अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से जलता है।
जब मैंने आपको कोल बढ़ाया था पीछे के लेक्चर मैंने क्या बोला था, एंथ्रासाइट को मैंने बेहतर कोल क्यों बोला था, द बेस्ट कोल। द रीजन वाज क्योंकि एंथ्रासाइट कोल ऐसा कोल होता है जो सबसे अच्छे तरीके से जलता है, इसलिए सबसे ज्यादा हीट और सबसे कम स्मोक देता है। उसी तरह मैं बता रहा हूँ गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल तो इवन कोयले से भी लाख गुना ज्यादा अच्छे होते हैं, और ये इतने अच्छे होते हैं, ये इतने अच्छे होते हैं कि इससे पोल्यूशन बहुत कम ना के बराबर होता है, इसलिए इनको ग्रीन फ्यूल या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं। मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि जो दिल्ली है, दिल्ली 2003-4 तक बहुत पॉल्यूटेड थी। 2003-4 के आसपास जाकर वहां पर आई डोंट नो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है इसके लिए, उस समय दिल्ली में सीएनजी बसेस लाए जाते हैं। सीएनजी बसेस मतलब जो गाड़ियां डीजल से चल रही थी उन सबको कहा जाता है कि आप सीएनजी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली में इस डेट के बाद अब ठीक है यहाँ पर आपको जो है वो डीजल वाले जो बसेस हैं वो तो नहीं चलेंगे भाई, ठीक है, ट्रैफिक और पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत थी, तो वहां पर सीएनजी बसेस लगाएंगे। और सीएनजी का मेन फ्यूल क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया, दैट इज मीथेन। और उसके बाद दिल्ली को पता है, दिल्ली को लोग ग्रीन दिल्ली कहने लगे, दिल्ली को लोग ग्रीन दिल्ली कहेगा। हर जगह दिल्ली में, हर जगह रोड में है ना, बीच बीच में वो जो होता है डिवाइडर कहीं भी होता है ना, वहां पर ग्रीन दिल्ली लिखा जाएगा कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफी हद तक गिर गया। और लिटरली रोज मैं दिल्ली में 2003 में आ चुका था, मैं देखता था कि मतलब जो शर्ट वगैरह लोग पहन के जाते थे टोटली बिकम्स अ ब्लैक, ठीक है। मैं उस समय भी आईएएस के लिए पढ़ाता था, तो मैं इन चीजों को उस समय काफी पढ़ाया क्योंकि सीएनजी नया चीज था और वो आया था, ठीक है। तो ये जो 18-19 साल का एक्सपीरियंस है ना वो 2003 से ही स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो मैं इसी साल से, इसलिए मुझे अभी भी याद है क्योंकि उस समय मैं चीजों की क्लास ले रहा था, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, फाइन। जैसे जब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है जब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है तो आप देखो क्या होता है। केजरीवाल ही ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में स्पेशली दिल्ली में सबसे पहले ऑड इवन लाए थे, ठीक है। ऑड इवन लाने वाले हमारे इंडिया में जो है श्री केजरीवाल जी हैं, ठीक है। ऑड इवन सिस्टम लाते हैं। ऑड इवन सिस्टम का मतलब होता है गाड़ियों में जो नंबर होते हैं या तो वो ऑड होते हैं या तो इवन होते हैं। तो कुछ दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, कुछ दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। और संडे को उन्होंने फ्री कर दिया, जिसको चलाना हो उसको चलाओ, ठीक है। ऑड नंबर मतलब किसी नंबर में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह के नंबर है। इवन का है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, ये वाले नंबर है। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऑड हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे, टीडीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना, ये ऑड हो गया। और संडे को देयर इज नो लिमिटेशन। इसके बेसिस पर लोग गाड़ियां चलेंगे। इससे क्या होगा कि 50% गाड़ियां जो होंगी वो सड़क पे कम हो जाएंगी। और ज्यादातर ये जो ऑड इवन है ना, ये वो वाली गाड़ियां यूज करेंगे जिनका फ्यूल जो है वो पेट्रोल और डीजल है। जिनका फ्यूल क्या है दोस्त, पेट्रोल है और डीजल है। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल जलते हैं ना तो दे आर क्रिएटिंग मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ केजरीवाल साहब ऑड इवन लाते हैं, उसका पर्पस ये होता है पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज बताऊं, यहाँ पर जो गैसियस नेचर के फ्यूल होते हैं, जैसे एलपीजी की अगर कोई गाड़ी चल रही है या सीएनजी की कोई गाड़ी चल रही है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। अब आप खुद समझ सकते हैं कि गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसलिए यहाँ पर जब ऑड इवन या पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो भी गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरह समझ रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ऑड इवन की अगर हम वास्तविक तरीके से बात करें, ठीक है, फिलहाल ऑड इवन आपके पेपर में 2014 के मेंस के पेपर में आ चुका है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरा ये नेचर है, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो जो क्वेश्चन उस जगह से आ रखते हैं वो बता देता हूं, जो नहीं आए हैं वो नहीं बोलता हूं, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस में लाया गया, लेकिन फ्रांस में इट कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल। क्यों नहीं बिकम सक्सेसफुल हुआ? तो ऐसा जनरल्स में लोगों ने लिखा है कि वहां पर एक तो जीरो कंफर्म नहीं होगा, जीरो को क्या यूज किया जाए, ऑड इवन मतलब क्या थी फ्रांस में, क्या बेवकूफियां हुई थी, उस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। पहली बार ऑड इवन सक्सेसफुल कहां होता है? पहली बार सक्सेसफुल होता है दोस्त अमेरिका में, यूएसए में। तो फर्स्ट टाइम ऑड इवन बिकम सक्सेसफुल इन यूएसए, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट बिकम सक्सेसफुल इन द यूएसए में क्या होता है जो ऑड इवन सक्सेसफुल होता है, क्या देखना एक्चुअल में यूएस क्या होता है उस समय एक न्यूज रहता है जिसको हम कहते हैं गल्फ वार। आज भी जब आपका कोई आईआर टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो डेफिनेटली द टीचर विल डिस्कस विद यू अबाउट द गल्फ वार, खाड़ी युद्ध जिसे बोलते हैं। ये गल्फ वार जो है वो इराक और अमेरिका, ये दो मेन कंट्रीज है जिनके बीच में बात है, बाकी एसोसिएट कंट्रीज की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर अमेरिका में क्या होता है कि जो कुवैत के कुएं होते हैं तेल के, उस पे इराक कर लेता है कब्जा, ठीक है। आईआर का टीचर आपको बताएगा कि नहीं रिपीट, मेरे को पहुंचना है साइंस पेपर, ठीक है, आईआर पे वो कर लेता है उसको कब्जा। और व्हेन ही ऑक्युपाइड दिस कुवैत वाला ऑल द ऑयल रिजर्व्स या वेल जो भी है, तो अब क्या होता है वो ऑयल की सप्लाई जो होती है यूएस में रुक जाती है। और ऑयल इतना जरूरी था यूएस के लिए कि यूएस में हो जाता है पेट्रोलियम क्राइसिस। यूएस सफर विद द पेट्रोलियम क्राइसिस। अब उस पेट्रोलियम क्राइसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेरिका अपने यहां लाता है दोस्त ऑड इवन। इससे क्या होगा कि 50% गाड़ियां ही सड़कों पे चलेंगी और जिससे हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम क्राइसिस चल रही है उसको काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देखो ऑड इवन किस तरीके से स्टैटिक मतलब किस स्ट्रेटजी के थ्रू पूरी दुनिया में लाएगा। आगे चलकर ये सुनने में आया कि जैसे कि सिंगापुर है, जैसे हांगकांग है, ऐसे कुछ शहरों में भी है ना, ऐसे कुछ शहरों में भी सुनने में आया है कि ऑड इवन भी लाया गया। ऑड इवन लाने के लिए वहां पे जो पीछे रीजन था वो था ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि वहां गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई, ट्रैफिक रश इतना ज्यादा हो गया कि उन चीजों को सॉल्व करने के लिए ऑड इवन यहाँ पर लाए गए सिंगापुर एंड हांगकांग। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्त जो आप ध्यान रखिएगा जिसके बेसिस पर ऑड इवन। वैसे ऑड इवन मैं आपको बताऊं तो ये ऑड इवन का पूरा कंसेप्ट जो है, ये ऑड इवन जो मैंने पूरा पढ़ाया है ना, ये आपके इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। और ये बात बताओ कि कहीं ना कहीं फ्यूल जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है?
बिल्कुल जुड़ता है। मैंने पीछे की वीडियो में पीछे बढ़ाया था कि पूरी दुनिया में 60% पावर जनरेशन जो है वो कोल से है, यानी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन का रीजन तो कोयला ही है ना। फाइन, चलिए, तो मैंने आपको ये गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में एक चीज और बता दिया, ग्रीन फ्यूल, और यही लगे हाथों मैंने इन्वायरमेंट के यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन भी करा दिया। इससे आपका दिमाग खुल चुका है काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक खुल चुका है। चलिए, अब यहीं पर हम लोग गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में एक और हेडिंग डालते हैं, ठीक है। आप सब लिख रहे हैं ना मेरे साथ दोस्त? ऐसा नहीं है दिल्ली में ऑड इवन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ऐसा मैं बोलूं कि दिल्ली में ऑड इवन की वजह से हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया है, तो ये कहना सही नहीं है। बहुत अच्छा बच्चों, अब ऐसे काफी लोग मुझे नोट्स वगैरह की फोटोग्राफी भेजते हैं टेलीग्राम पे, तो इट्स गुड है ना, इट्स गुड, वेरी गुड, फाइन, वेरी गुड। मैंने आपको वैसे अपना टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी हूँ, और मैं, हाँ, आपने भेजा है, यस यस यस, मैंने देखा है, काफी अच्छा नोट्स आप लोग बनाते हो। नोट्स बनाओ और कम बनाओ, बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश मत करो। और मैंने, अच्छा ये बताओ कितने बच्चों के पास मेरी 5th एडिशन की बुक है? कितने बच्चे जिनके पास मेरी 5th एडिशन की बुक है साइंस टेक की? मी लिखना, मी लिखना, मी। कल आ रही है, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, कल डिलीवर, ग्रेट 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 ग्रेट, आई ऑर्डर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 4th है तो ठीक है, 4th है तो 5th मत लेना, ठीक है। 3rd है तो प्लीज ले लेना, ग्रेट 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 ग्रेट, मैंने ऑर्डर कर दी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 24th आएगी, कोई बात नहीं। पीडीएफ मैं कैसे दूं? ये है ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको पीडीएफ ले लूं? पीडीएफ किताब की नहीं देता, मैग्राहिल नहीं देता, लोग उसकी वो करके बेचते हैं। और एक बात और बताऊं, आप लोग ना कभी किसी किताब की पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर किया करो। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जिसने पहली बार उस पीडीएफ को डाउनलोड किया ना, अपलोड किया है, समझ लेना भाई, कॉपीराइट, एग्जैक्टली, विकास में पढ़ाऊंगा कॉपीराइट, रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड रिस्क, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। अनअकैडमी के नोट्स हैं, ठीक है, वो सपोर्टिंग है, मैं मानता हूं, दैट इज गुड आल्सो, बट अगर कंफर्टेबल हो यू पीपल, देखो, एक मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक खरीदो, बट ये जरूर बोलूंगा कि आप बुक पढ़ना जरूर, अपने फ्रेंड से ले लेना, कोई आपका फ्रेंड है तो उससे ले लेना, ठीक है, तो वो ध्यान देना, क्योंकि बुक पढ़नी है और हर जगह की एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ती है। जैसे एक बार बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अनअकैडमी की पॉलिटी की बुक आई है? आई है। क्या लक्ष्मीकांत पढ़ते हो? यस, देखो आप बोल रहे हो यस पढ़ते हो, तो बस वही बात है, ठीक है, ठीक है, तो आप ले लेना और पढ़ना, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप ना मेरे साथ चैप्टर्स खत्म करते चलो, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें फायदा क्या होने वाला है, साइंस और इन्वायरमेंट जब भी जो मैं पढ़ाऊंगा सभी इन्वायरमेंट मतलब मैं कर गया, जब मैं जो भी चैप्टर बोलूंगा उस चैप्टर को खोलना, मेरे साथ डिस्कशन करना क्वेश्चन पेपर, तब मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। इवन आई टेल यू द क्वेश्चन पेपर एंड यू पीपल सॉल्व इट, ठीक है। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिर गैसेस में ही जाते हैं, और अगला है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, तो आगे हेडिंग हो गई नेचुरल गैस, चलो हेडिंग डालो नेचुरल गैस। सो नेक्स्ट हेडिंग इज द नेचुरल गैस। सो गैस में हमने कितने डायमेंशंस पढ़े? पहला हमने देखा गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में उसमें क्या प्रॉब्लम है, इवन लिमिटेशंस देखे। दूसरा हमने देखा गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल को हम ग्रीन फ्यूल कहते हैं, ये भी देखा। ग्रीन फ्यूल से जोड़कर मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और इवन का बढ़ा दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल गैसेस के बारे में। नेचुरल गैस में दोस्त गंद मची हुई है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके नेचुरल गैसेस में है। तो कौन कौन सी चीजें इस सब हेडिंग में आएंगी गैस में, नेचुरल गैसेस में, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना। पहला जो है फर्स्ट जो है दैट इज सीएनजी, ठीक है, फर्स्ट इज अ सीएनजी, फाइन। सेकंड लिखना दोस्त, दैट इज कॉल्ड एज अ पीएनजी, ठीक है, सेकंड इज पीएनजी। और थर्ड जो है दिस इज कॉल्ड एज अ एलएनजी, थर्ड इज अ एलएनजी, ओके। तो वन इज द सीएनजी, सेकंड इज पीएनजी एंड थर्ड इज अ एलएनजी, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो सीएनजी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिस इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी जो होती है इसका पूरा नाम है पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस। और एलएनजी का पूरा नाम है दिस इज अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दिस इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। शिखा बच्चन, मैंने बोला है आप मैग्राहिल की बुक है, मैग्राहिल आप जानते हैं, इसमें लक्ष्मीकांत सर की भी बुक आती है, मैग्राहिल पब्लिकेशन की बुक है, डॉक्टर रवि ग्रही के नाम से है, डॉक्टर रवि ग्रही के नाम से है, 5th एडिशन की बुक है। सेम बुक इंग्लिश में है और सेम बुक हिंदी में है। 100% कंटेंट इंग्लिश और हिंदी में सेम है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, हिंदी किताबों में वो चला इंग्लिश में लगा, मेरे में 100% कंटेंट सेम है। ये बुक आप कहीं से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने डोर स्टेप अगल बगल की दुकानों से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीएनजी पीएनजी और एलएनजी की, ठीक है। देखो पहले तो हम लोग चलते हैं सीएनजी पीएनजी एलएनजी में एक चीज सुनो, ठीक है। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जिस दिन मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो उस दिन खत्म कर दीजिए उस बुक से, ताकि मेरे साथ आपको 1 महीने के अंदर साइंस टेक पूरा तैयार हो जाए। कहने का मतलब ये है, फिर साइंस टेक में कुछ झांकना नहीं है। और दूसरी चीज जो करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक में, ठीक है, करंट अफेयर्स हैं जो साइंस एंड टेक में, वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स में 1 से 2 वीडियोस हैं जो वाईटी पे, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जुड़े रहें, फाइन। और जो टेलीग्राम है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, टेलीग्राम मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने हर वीडियोस में, जो यूट्यूब के वीडियोस में मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देता रहता हूँ, ठीक है। सो आप उस पर जुड़े रहिएगा। और मैंने आपको बोला कि आप मुझे 2-3 जगह ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इवन इंस्टा पे भी आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है, इंस्टा पे भी आई एम अवेलेबल, जहाँ पे Ravi_P_Agrari है ना, _Agrari, यहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है।
ठीक है, बहुत ही रेयर शब्द है। इंस्टा पे आप रवि_pr पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे मेरी आईडी है रवि पी अग्रहरी 1, ठीक है। ये फेसबुक पेज की बात बता रहा हूँ, नॉट प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि जो वीडियोस और जो क्लासेस मैं अकेडमी पे ले रहा हूँ मैं यहाँ पर शेयर करेगा। ये मेरा फेसबुक पेज है रवि पी अग्रहरी 1, पेज पर बोलूंगा, आई विल नॉट टेल यू प्रोफाइल, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आप जुड़े रहना, ठीक है। और टेलीग्राम आपको पता ही है, ठीक है, टेलीग्राम आई ऑलरेडी शेयर यू, कुछ बच्चे यहाँ पे एक दिन शेयर भी किया था। हाँ, IS देवासी यू राइट, चैंगी और अग्नि पी आज ही आया। हाँ, मैंने आज ही ये वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, मैंने आज ही ये वीडियोस बनाए हैं, उस पर मैंने किया हुआ है। तो अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक के पेज पर रवि पी अग्रहरी 1 पर कनेक्ट रहिए। इंस्टा यूज करते हैं तो रवि_p_अग्रहरी इस पर कनेक्ट रहिए। और टेलीग्राम ग्रुप आप मुझे आप यहाँ पर लिखिए, ग्रुप में डालिए, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं CNG PNG LNG का, ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं CNG PNG और LNG पे, ठीक है। थोड़ा मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, ये मैं हटाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग LNG के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द LNG। थोड़ी सी जगह चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक्स वगैरह ये फालतू चीजें इसको हटाते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, ये रेस क्यों नहीं हो रहा? यस, कंफर्टेबल क्यों नहीं जा रहा भाई? चलो, हो गया, जगह हो गई, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, क्या यू कम हियर, ठीक है। देखो, जो LNG है, हमने LNG के बारे में बात कर ली, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। किसी को पूछने की जरूरत है LNG के बारे में? ठीक है, किसी को LNG के बारे में पूछने की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। LNG के बारे में पूछने की जरूरत है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी ऐसा गैस, ऐसा फ्यूल, ठीक है, ऐसा फ्यूल जो हम एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री पे लाते हैं, जनरली लिक्विड के फॉर्म में ले जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं PNG के बारे में, ठीक है, ये हो चुका है, डन। लेकिन याद रखना, जब भी नेचुरल गैस की बात होगी, ठीक है, जब भी नेचुरल गैस की बात होगी वहां पर LNG आएगा। तो LNG क्या है ये आप समझ चुके हैं। जब भी नेचुरल गैस की बात होगी वहां पर PNG भी आएगा। PNG क्या होता है? PNG होता है पाइप नेचुरल गैस, PNG होता है पाइप नेचुरल गैस, ठीक है। जो पाइप नेचुरल गैस है, ठीक है, जो पाइप नेचुरल गैस है उसमें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। असल में क्या होता है, हमारे घर में जहां मैं रहता हूँ, एक्चुअल में मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा इज इन यूपी, इट्स अ NCR रीजन, ठीक है, इट्स NCR रीजन। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, समझना, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहां पर PNG सप्लाई है, यानी मेरे पास पाइपलाइन वाला गैस आता है, ठीक है। मैं अपने घर में LPG सिलेंडर नहीं लेता। और वहां पर जो अपार्टमेंट है मेरे पास जो आता है, सुनना, ठीक है, जो अपार्टमेंट मेरे पास आता है वहां पर एक मीटर लगा होता है, ठीक है। उस मीटर में जितना मैं गैस यूज करता हूँ उसका एक बिल आता है, जो 2 महीने 3 महीने में मुझे जमा करना होता है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, इसको हम PNG कहते हैं, फाइन। इसके अलावा मैं अगर PNG के अलावा और चीजों करता हूँ तो मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, होता क्या है कि आप देखो, आज भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री साहब भी एक स्कीम लेकर आए जिसका नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा स्कीम, ऊर्जा गंगा स्कीम, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा स्कीम। आपके पेपर में स्कीम्स वगैरह पे काफी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी में, स्पेस में, काफी जगह पे मैं आपको स्कीम्स भी बताऊंगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा स्कीम, एक्चुअली प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा स्कीम क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, जैसे हल्दिया, बोकारो, धम्मा, ये पूरा का पूरा जो इंटायर एरिया है, जैसे अब मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वाराणसी से लेकर इंटायर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब होता नॉर्थ ईस्ट के एरिया में पूरा का पूरा पाइपलाइन बिछ रहा है, PM ऊर्जा गंगा। और कितना अच्छा है देखो, अब जो बिचौलिए हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब धीरे खत्म हो जाएंगे। वो फ्रॉड करते हैं, उल्टे सीधे पैसे लेते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, है ना। इस तरह की चीजें जो काफी हद तक कम, क्योंकि जो PNG सप्लाई होगी ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और जो भी बिल आएगा वो सबसे फाइन दोगे, मतलब वाले यू पीपल विल पे। और यहाँ पर देखो, असल में क्या होता है, आप सिलेंडर लेते हो, पता नीचे पानी आधा लगा होता है। आप सिलेंडर लेते हो तो पता चलता है वो आपके साथ ऐसा शो करता है कि मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करता है, ठीक है। जैसे नहीं होता सरकारी जगहों पे क्या हालत होती है एवरीबॉडी को, जैसे हमेशा लोग कहते हैं सर सरकारी चीजें बिक रही हैं, हाँ तो बिक रही है, इसके पीछे कारण भी कौन है? सरकारी एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। मैं तो ज्यादातर 90% केसेस में, 100 तो नहीं बोलूंगा, जो सरकारी जो चीजें बिक रही है उसके पीछे रीजन कौन है? ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है। वो खुद काम नहीं करते। आप खुद देखिए, आप किसी बैंक में जाते हैं, ठीक है, और ये बात सही है, तो वो कहता है भैया लंच का टाइम हो गया, लंच के बाद आना। और लंच के बाद जाते हैं, एक कहावत चल रही है, और लंच के बाद जाते कहता है भैया ऐसा ना, ऑफिस के लंच के बाद काम नहीं होता। तो आप खुद बताओ कि आप अगर कभी चाहोगे कि आपके पिताजी किसी बैंक में जाकर लाइन लगाए, आप बताइए, चाहेंगे? कभी नहीं जाएंगे। आप भले ही आप पैसा कमा रहे हैं तो आप चाहेंगे हमारे पिताजी दो सुख पाएंगे, ठीक है, तो आप क्यों मुझे लाइन लगाएंगे? तो बात यही है दोस्त, मोदी जी कुछ भी कर लें, है ना, मोदी जी कुछ भी कर लें, है ना, जब आप लोग ही नहीं सुधरने वाले हैं तो हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए अगर मान लो 1% ईमानदार है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो हमको खुद बदलना होगा, और वहीं पर जाकर आप लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, ठीक है, चलेगा। मैं 90% जनता की बात कर रहा हूँ, 10% तो हमें हर जगह ईमानदार मिलता है, ठीक है, चलेगा। और उन्हीं 10% की वजह से अभी तक बचा भी है। तो यहाँ पर जो मैंने PNG बोला, आई थिंक आप समझ गए, और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा स्कीम भी बोल दिया। इस PNG के अंदर भी एक्चुअल में मीथेन वगैरह ही जैसी गैसें होती हैं जिसको लेकर जाते हैं, जिसको लेकर जाया जाता है, ठीक है, जिसको लेकर जाया जाता है, फाइन। और देखिएगा, अब हम बात करते हैं CNG के बारे में, ठीक है, और CNG पर लेकर बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अच्छा, आई थिंक अब नाउ यू पीपल आर वेरी वेरी मतलब कंफर्टेबल ना, किसी तरह का कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मेरी रूम में भी मुझे देखना और स्क्रीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, तो कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, whenever I take your classes from 12 noon, है ना, 12 noon से लूंगा, तो मैं यहीं से लूंगा, ठीक है, मैं यहीं से लूंगा। ग्रेट, मैं यहीं से लूंगा, ठीक है, तो nobody will have any kind of difficulties। ग्रेट, है ना, nobody will have any kind of difficulties। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर आना थोड़ा। सो मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब हम आते हैं सेपरेट हेडिंग में, सीएनजी में, सेपरेट हेडिंग में सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल। पहले तो बात ये होगी कि सीएनजी में ऐसी कौन सी चीज होती है जो जलती है। तो सीएनजी में एक्चुअल में जो चीज जलती है वो क्या होता है, मीथेन जलता है। एवरीबॉडी को सीएनजी में क्या जलता है, मीथेन जलता है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, मीथेन रिसोर्सेस। हम वो मीथेन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अगर रिपीट, हम उस मीथेन रिसोर्सेस की बात करते हैं जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो हम उन मीथेन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे तो मीथेन रिसोर्सेस आप देखो तो जो रूमिनेट कैटल्स होते हैं ना, जुगाली करने वाले जानवर, काऊ, बफेलोज, जिनको देखा, उनके भी इंटेस्टाइनल पार्ट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन निकालते हैं। आप वेटलैंड एरियाज पे चले जाओ, मैंग्रोव एरियाज में चले जाओ, लैंडफिल एरियाज में चले जाओ, है ना, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर पैडी फील्ड में चले जाओ, मीथेन निकलते हैं। पर मैं उस मीथेन की बात कर रहा हूं, है ना, मार्शी एरियाज में चले जाओ, तो वो इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट है। मैं आपको साइंस एंड टेक वाला, एनर्जी वाला एस्पेक्ट पढ़ा रहा हूं। मैं उन मीथेन की बात कर रहा हूं जो सीएनजी मतलब फ्यूल की तरह कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक लिखा दो, बायोगैस, जो मैं लिख रहा हूं लिखते जाएगा, बायोगैस एंड बायोटॉयलेट, बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। दूसरा जो मैं आपको लिख रहा हूं, सेकंड वन आफ्टर बायोगैस एंड बायोटॉयलेट, आप लिखना, है ना, कोल बेड मीथेन, है ना, कोल बेड मीथेन। सो द सेकंड एग्जांपल इज अ कोल बेड मीथेन। ठीक है, सेकंड वन इज कोल बेड मीथेन। थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताऊं जिसको आप कहते हैं क्लैथरेट्स, जिसको आप कहते हैं क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स को ही हम लोग गैस हाइड्रेट्स भी कहते हैं, क्लैथरेट्स को हम लोग गैस हाइड्रेट्स भी कहते हैं, और या इसी को हम लोग मीथेन हाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्लैथरेट्स को ही हम गैस हाइड्रेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स भी कहते हैं। और चौथा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले दोस्त, दैट इज कॉल्ड एज सील गैस, दैट इज कॉल्ड एज सील गैस। तो ये चार चीजें हैं, जो चार फ्यूल मैंने आपको लिखे, इन सब में जो मीथेन है, वी पीपल आर यूजिंग ऑल दिस मीथेन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, ये चार ही हैं जिनको हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। ओके फाइन। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। ओके, बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। चलिए, गिव अ फर्स्ट हेडिंग, बायोगैस एंड बायोटॉयलेट, बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। सो तो पहली हेडिंग होगी बायोगैस, और इसके बाद हम बात करेंगे तो दिस इज बायोटॉयलेट। सो बायोगैस एंड बायोटॉयलेट, क्या होता है बायोगैस और बायोटॉयलेट, जरा समझना। पहले तो बायोगैस और बायोटॉयलेट पे जाने के पहले एक काम करता हूं, मैं आपको ना कुछ टर्म्स पहले दे देता हूं, कुछ टर्म्स मैं आपको दे देता हूं, पहले कुछ टर्म्स दे देते हैं, और उस टर्म्स पे पहले एक बार डिस्कशन करने के बाद देन आई विल गो इनटू द बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। तो यू कम इनटू सम टर्मिनोलॉजी, और ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए जरूर बताता हूं क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊं। मेरे लिए वो बच्चा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमैनिटीज का है, यानी जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है, ठीक है। और अगर मैंने इस बच्चे को साइंस में करा लिया, देन आई विल फील कि आई एम अ सक्सेसफुल टीचर, आई एम अ सक्सेसफुल टीचर। और इतना ही बोलूंगा, ट्रस्ट मी, मैं कराऊंगा। और हिंदी मीडियम में आने के पीछे मेरा रीजन यही रहा है। जो साइंस और एनवायरमेंट का जो पार्ट है ना, जो लोग साइंस के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, और एनवायरमेंट के नाम में वही ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन पे जाके एनवायरमेंट को खत्म कर दे रहे हैं, जो कि एनवायरमेंट की शुरुआत भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा आपको समझाना बहुत जरूरी है। डिमांड क्या है, क्वेश्चन पेपर ही आपको बताता है। और अब विश्वास करो, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, आप मुझे सिर्फ 15 दिन दे दो, बाकी तो क्लास तो थोड़ी लंबी है। 15 दिन में आप में से हर स्टूडेंट्स को मैं कॉन्फिडेंस दे दूंगा, खुद पे भरोसा हो जाएगा कि अब आईएएस लेवल के क्वेश्चन लगाने लायक हो गया, खासतौर से इन स्टूडेंट्स को, दोज आर द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। जब बताओ मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए इतना कॉन्फिडेंस, उसी मेरा कॉन्फिडेंस। तो साइंस वाले तो यू ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, साइंस वाले यू ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, ऑटोमेटिकली आप भी आ जाओगे, ठीक है, फाइन। हाँ, आगे एनवायरमेंट में आई टेक इट। और मैंने आपको एक चीज फिर बोली है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे बहुत गंदा काम करते हो, कुछ लोग बीच बीच में आते हो, जो आई नेवर लाइक इट, कि 30 to 35 क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज में सिर्फ साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट से होता है, सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं, इसी सब्जेक्ट पे मैं लिखता हूं, और इसी सब्जेक्ट में मेरी बुक आती है, ही दो सब्जेक्ट, इसके अलावा मैं कोई और सब्जेक्ट जानता भी नहीं। और मेरे जो करंट अफेयर्स वीडियोस भी हैं वो सिर्फ इन्हीं दो सब्जेक्ट पर होते हैं, ठीक है। तो आप सबको सिर्फ इतना कहता हूं, चुपचाप जुड़े रहिए। 30 to 35 क्वेश्चन बहुत अच्छा वेटेज होता है, बहुत अच्छा वेटेज होता है, ठीक है, अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। बस आप लोगों को मैंने एक चीज बोली थी कि यू विल नेवर मिस माय सिंगल क्लास, ठीक है। दो चीजें मैंने आपसे बोली थी, नेवर मिस माय सिंगल क्लास, और फिर एक चीज और मैं आप सबसे बोलूंगा, प्लीज अपने सारे फ्रेंड से बोल दो कि वो मुझे सुने, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कई लाख लोगों के पास है आने करने का, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ कई लाख लोग मुझे सुने, क्योंकि जो मैंने अपने 20 साल में किया है, ठीक है,
और वो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर स्टूडेंट तक पहुंचे, ठीक है, तब तो जाके आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए मैं भी चाहता हूँ मरने के पहले कुछ कर जाऊँ, ठीक है, लोगों के लिए, कि जाते समय लोग बोले हैं एक अच्छा टीचर था जो आज दुनिया से गया है, ताकि मुझे भी श्रद्धांजलि मिल जाए। ठीक है, चलिए अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजीज में कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने, जैसे द वन इज द ऑर्गेनिक वेस्ट। वन इज द ऑर्गेनिक वेस्ट। सो पहला जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। दूसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तीसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा टर्म है जिसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। चौथा टर्म है जिसे हम कहते हैं बायो इनोकुलम, जिसे हम कहते हैं बायो इनोकुलम। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मुझे बताने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के बेस पे दोस्त, इन्हीं टर्म्स के बेस पे मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ अभी आगे, जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है, जैसे बायोगैस, बायोडाइवर्सिटी, ये इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे डिस्कस किए जा सकते हैं। ओके, इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए पहले तो ऑर्गेनिक वेस्ट होता क्या है, मैं आपको फिर बता दूं। जैसे हम सब जो है ना आज जिंदा है, वी ऑल पीपल हैव अ लाइफ, लेकिन हम सब मरने के बाद एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड और वेस्ट हो जाएंगे। जैसे सड़क पर कोई कुत्ता मरा होता है, कोई बिल्ली मरी होती है, ठीक है, वो क्या है, वो एक तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट है। किसी रोड पर देखो कोई पौधे की पत्तियां गिरी होती है, धीरे धीरे वो सड़ गल के खत्म हो जाती है, वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। ओके, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म मान लो, कोई प्लांट्स के डिजीजेस मान लो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट है। इन ऑर्गेनिक वेस्ट को खाता कौन है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इन ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। डिकम्पोजर्स इन ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो जैसे आपके क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, वो वीडियो फिलहाल हटा दिया मैंने जानकर यहाँ पे, कि क्वेश्चन पूछा 2013 के प्रीलिम्स में। फिर देखिए मेरा एक नेचर है, क्वेश्चन को जरूर लाता हूँ मैं जब भी पढ़ाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं कि कितना कितना मतलब तरीके से पढ़ रहे हैं। हर जगह पे क्वेश्चन सर कोई आ रहा है तो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ने मेरे से पहले वीडियो पूछा कि सर जो आ रहा है वही आप पढ़ा रहे हो। अरे प्रभु, अभी इतनी सारी चीजें पढ़ा, उसको कुछ आया ही नहीं है, पर जहां जहां आया वो तो बोलूंगा ना। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि क्लैश रेट्स के बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं 2009 में पाया, और 9 के बाद पहली बार न्यूज में 10, 11, 12 हर साल पढ़ाया। क्वेश्चन आया 2020 में, तो वहां तो कोई बच्चा भी ऐसा 10 साल से भी क्वेश्चन आया नहीं, आप पढ़ाते रहे, और वही देखो 2020 में आपको क्लैश रेट्स आपके पेपर में आ जाता है। तो आप क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये मेरा काम है, बस आप मुझे बिलीव करो और काम करो। ठीक है, आप खुद जाओगे जब किसी प्लेटफॉर्म पर किसी बच्चे को सुनोगे तो आपको मेरा नाम और रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने कुछ किया होगा। ठीक है, और मैं कभी किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्या आप मेरे बारे में बोलो, नो नीड टू से एनीथिंग, दिल करे तो बोलो, दिल नहीं करे तो मत बोलो। ठीक है, डिकम्पोजर्स की बात करते हैं। डिकम्पोजर्स 2013 में पूछा इनमें से कौन है। पहला उसमें लिखा था दैट वाज अ बैक्टीरिया, पहला लिखा था बैक्टीरिया, दूसरा लिखा था दैट वाज अ वायरस, और तीसरा लिखा था दैट इज फंगी, दैट इज अ फंगी, दैट इज अ फंगी। और फिर यहाँ पर ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शंस हैं। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ कि 1 या 2 सही है, या 1 3 सही है, या 1 2 3 सही है, या 2, और ऐसे करके उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ऐसा करके उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड मटेरियल को एज ए न्यूट्रिशन लेते हैं, जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म्स पे या डेड मटेरियल से क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो डिकम्पोजर्स टेक द न्यूट्रिशंस वगैरह फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ये सड़ी गली चीजों को खाते हैं। या कह जब हम लोग मरते हैं और हमारी डेड बॉडीज को आप जमीन के अंदर दबा देते हो, इफ यू बरी डेड बॉडी इनसाइड द सॉइल, तो सॉइल में पता ये डिकम्पोजर्स ही होते हैं जो वहां पर साल भर के अंदर आपकी बॉडी पूरी डिकम्पोज हो जाती है, वहां कुछ भी नहीं बचता। इवन योर बोन स्टिल डिकम्पोज, और कुछ नहीं बचता, बेसिक एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन रहते हैं वहां मिट्टी में पड़े रहते हैं। ओके, तो वही मैं पूछ रहा हूँ उस समय डेड बॉडी को डिकम्पोज खाने वाला कौन होता है। तो मैं आपको बताऊं जो बैक्टीरिया और फंगी होता है ये है ना, और जो वायरस होता है, सबसे बताऊं वायरस जो होता है वो कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स से ठीक है न्यूट्रिशन नहीं लेता है, नेवर टेक न्यूट्रिशन। वायरस कभी भी नॉन लिविंग थिंग से न्यूट्रिशन नहीं लेता है। यही क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में 2021 में भी आता है, और वहां पर लिखता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरस के बारे में सही है। उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि viruses can grow in the synthetic medium. Viruses can grow in synthetic medium. Synthetic medium क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे मोलासोस कीज मीडियम है, नूप्स मीडियम है, सीचेक मीडियम, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये सब क्या होते हैं केमिकल, एक डेड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुत्ते की बॉडी है क्या, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चूहे की बॉडी है क्या, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मंकी की बॉडी है क्या, नहीं, ये सिंथेटिक केमिकल है, ये कुछ केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स के अंदर अगर आप वायरस को डालो तो वायरस कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, कभी भी ग्रोथ नहीं करते। वायरसेस कैन नॉट ग्रो इन सिंथेटिक मीडियम, है ना। कहने का मतलब है वायरस आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने आपको बताया, तो जब वायरसेस नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रो नहीं करते हैं, इवन आप ही देखो जब तक हमें कोविड होता है तब तक वायरस हमें मार रहा होता है, और कोविड खत्म हो जाने के बाद, यानी जब हम मर जाते हैं या जब हमारा कोविड खत्म, उसके बाद बताओ वायरस हमारा कुछ करता है नहीं, फिर हमारी बॉडी को, डेड बॉडी को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, क्योंकि वायरस नॉन लिविंग थिंग्स को जाके इनएक्टिव हो जाता है।
तो जब वायरस नॉलेज ऐसे बताओ किसी डेड बॉडी को जब कोविड से डेथ हो जाती है तो क्यों बोला था उसकी डेड बॉडी को मत छुओ? क्योंकि हम जो है वो हमारी बॉडी से लिविंग है, जैसे हम उस डेड बॉडी को छूते हैं वो वायरस जो डेड ऑर्गेनिज्म पे इनएक्टिव है हमारी बॉडी पर टच करती है, हमारी बॉडी के लिविंग सिस्टम आती है, एक्टिव हो जाता है। ये वायरस का नेचर होता है। आपने देखा होगा जो भी डेड बॉडीज होती हैं कोविड में, है ना, जब कोविड आइडेंटिफाई हो जाता है और कोविड से अगर डेथ हो जाती है, बाई चांस ऐसा हुआ है, तो लोगों के घर वालों को उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाती जनरली। फिर वो सरकार उसकी बॉडी को डिकम्पोज करती है, कुछ कर दी, ताकि कहीं भी अगर आपकी बॉडी को टच हो गया और वो पैथोजन फिर एक्टिव हो गया, पैथोजन मींस जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वायरसेस, तो वो खतरनाक हो सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि वायरसेस नेवर बी डिकम्पोजर्स। ठीक है, सो ये जो है कोविड वायरस भी तो जो लैब में बनाया जाएगा ना वो किसी बंदर के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाया जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? वो बंदर क्या हुआ? लिविंग हुआ। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया में उस वायरस को बचा के रखा जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है लैब में, फिर उसको किसी पर और किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा था बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जैसे फिर कोविड वायरस लैब में कैसे बना? कोविड वायरस लैब में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बना और फिर उसको कंजर्व करके किसी डिश के अंदर रखा गया, फिर उसको उस पैथोजन को जब हम फिर किसी ऑर्गेनिज्म में डालते तो वो सक्रिय हो जाता है। वायरस के साथ तो यही होता है, जैसे मरने के बाद वो वायरस इनएक्टिव है आपकी बॉडी में, है ना, जैसे फिर हमने आपको छू लिया वायरस एक्टिव हो गया, तो उसी तरह वायरस फिर नॉन लिविंग फॉर्म में पड़ा रहता है। बहुत बढ़िया, वायरस को जीने के लिए लिविंग बॉडी चाहिए। अच्छा हो गया ये देखो। अच्छा, बैक्टीरिया और फंगी के साथ क्या होता है? बैक्टीरिया किसी डेड ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोनों से म्यूटेशन लेता है और फंगी भी लेता है। अब फंगी और बैक्टीरिया डेड से भी लेता है तो ये दोनों डिकम्पोजर हो जाएंगे। तो बच्चों ने सही बोला कि 1 ऑफ 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने डिकम्पोजर भी समझ लिया। ठीक है, अब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी एनर्जी बनाने की क्षमता रखता है अपनी बॉडी में, वो ऑर्गेनिज्म जो होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनाने की क्षमता रखता हो, वो क्या कहलाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनाने की क्षमता रखता हो, वो कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं, याद रखो। ठीक है, एक एग्जांपल, ये डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह सिर्फ एग्जांपल से, ये मुझे पता है स्कूल टाइम में आप सबने ये चीजें पढ़ी हैं और इवन एनसीईआरटी की 7-8 की किताब पढ़ोगे तो चीजें उसमें मिल जाएंगी। 7-8 की एनसीईआरटी किताबों में ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीजें मिल जाएंगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ो। अगर मैं पूछूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा यू कैन आल्सो यूज न्यू स्लाइड। ओके, न्यू स्लाइड्स में ना बायोगैस और बायोटॉयलेट के लिए यूज करना चाहिए। तो बेसिक टर्म्स हैं, ये तो मैं जानता हूं कि आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, आई विल यूज अनदर स्लाइड। सॉरी, ओके आदित्य, सुनो मैं ये कह रहा हूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैं एक प्रोसेस दिखाता हूं कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो एनारोब्स में कंसीडर किए जाते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग दही जमाते हैं, दही जमाने के लिए हम लोग हमेशा उस बर्तन को बंद करते हैं। क्यों? इधर देखो, मान लो एक यूटेंसिल है, ये बर्तन है, यूटेंसिल है। इस यूटेंसिल के अंदर हमने क्या ले लिया? इस यूटेंसिल के अंदर हमने मिल्क ले लिया, दूध ले लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा कर्ड डाल दिया। क्या डाल दिया? कर्ड डाल दिया। कर्ड का मतलब एक्टिव बैक्टीरिया डाल दिया। कर्ड में क्या होता है? एक्टिव बैक्टीरिया होता है। देखो यहाँ हमने क्या किया? एक एक्टिव बैक्टीरिया यानी कर्ड डाल दिया। ठीक है, और जब दूध के अंदर एक्टिव बैक्टीरिया कर्ड, थोड़ा सा कर्ड डालने का मतलब होता है यू पीपल हैव टू पुट इट इनसाइड द एक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। सबको पता है दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया फिर हमने क्या किया? इस लीड को, इस बर्तन को पूरी तरह से ढक दिया, और जैसे आप इस बर्तन को ढक देते हो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है पूरी तरह से रुक जाती है। और अंदर का जो कंडीशन होता है कैसा हो जाता है मित्र? तो अंदर का कंडीशन हो जाता है एनारोबिक, और एनारोबिक कंडीशन में जो कर्ड के अंदर का बैक्टीरिया होता है पूरी तरह से हो जाता है एक्टिव, और एक्टिव होने के बाद ये मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज, उसको तोड़कर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये अंदर बन जाता है दही। यानी मैं अगर बात बोलूं, ये बताओ कि जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव कब होता है? तो आप बोलोगे सर बैक्टीरिया एक्टिव होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह की चीजें दोस्त, इस तरह की चीजें अभी हम लोग बायोगैस बायोटॉयलेट में करने वाले हैं। कि होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है उसको हम एनारोबिक कंडीशन दे देंगे, और एनारोबिक कंडीशन के लिए करने के लिए क्या होगा? उसको पूरी तरह से कंटेनर को क्लोज करना होगा। क्योंकि मैं बायोगैस बायोटॉयलेट में कुछ ऐसा करने वाला हूं, इसलिए मैं आपको पहले चीजें बता रहा हूं। ये एग्जैक्टली हर्षा, ईस्ट भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। मैं आगे बताऊंगा जब थोड़ा बायोलॉजी वगैरह भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट पहले आई डू फिनिश द साइंस अटैक, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा बायो इनोकुलम क्या होता है? देखो बायो इनोकुलम टाइप का जो टर्म होता है, जनरली माइक्रोबायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, इन सब जगहों पे इस तरह का नाम लिया जाता है। जब माइक्रोबायोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म, छोटे-छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, या फिर टिश्यू कल्चर की स्टडी करते हैं, टिश्यू कल्चर बताऊंगा, स्टेम कल्चर वगैरह के साथ, स्टेम सेल वगैरह के टाइम में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। उन केसेस में ये जो एक्टिव बैक्टीरिया वगैरह ना, ये इनको हम बायो इनोकुलम कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बायो इनोकुलम टाइप के टर्म आते हैं। तो यहाँ जो एक्टिव बैक्टीरिया है ये भी एक तरह का बायो इनोकुलम है, जिसको हम मिल्क में डालते हैं, मिल्क के अंदर इस तरह के प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, तो ये एक एक्टिव बैक्टीरिया, यानी मैं कह सकता हूं बैक्टीरियल इनोकुलम को समझ लें। यहाँ पर एक बैक्टीरियल इनोकुलम को यूज किया गया है। एक्टिव बैक्टीरिया में कौन सा इनोकुलम है? बैक्टीरियल इनोकुलम है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे दोस्त, ये भी थोड़ा जरूरी है। तो पहले तो ये बताओ कि सब लोग मुझे है ना थंब दिखाएंगे कि आप समझ गए कि नहीं, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आएंगे कि नहीं? एवरीबॉडी क्लियर है ना? ये सारे टर्म्स, क्योंकि अगर जब तक ये टर्म समझ में नहीं आएंगे,
जब तक ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक यू पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में बायोगैस और बायोटॉयलेट क्या होता है। सिर्फ 73 लोगों ने मुझे थंब दिखाया था, मुझे 73 लोग ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे मुझे भी एक आइडिया हो जाता है कि आप में से कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी होता है। ओके, पानी की तरह क्लियर है सर। ओके, 158 लोग मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, थंबनेल लास्ट पॉइंट सर 3। लास्ट पॉइंट मैंने सिर्फ बोला दोस्त, जो बायो इनोकुलम है, बायो इनोकुलम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में इस तरह के टर्म्स आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी टिश्यू कल्चर में जब हम किसी बैक्टीरिया वायरस को किसी जगह पे इंटीग्रेट करने जाते हैं, जब किसी बैक्टीरिया वायरस को किसी जगह पे इंटीग्रेट करने जाते हैं, वहां पर उसके लिए बायो इनोकुलम डालते हैं। तो मैं अगर बोलूं ये बताओ, दही जमाते समय, कर्ड फॉर्मेशन समय हमने अंतर क्या डाला है? तो हमने बायो इनोकुलम डाला है। 200 लोग हैं, 204 लोग हैं, ठीक। आई एम वेटिंग जिस दिन मेरे पास 5000 से, मतलब मैं बताऊं 5000 बच्चे मुझे एक साथ जब लाइव देख रहे होंगे ना, तो दैट दिन आई गिव यू अ स्माइली, है ना। जैसे आप मुझे स्माइली देते हो, मैं उस दिन बहुत बढ़िया वाली स्माइली आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए कि देयर इज अ 5000 इन वन डे। ओके, और जिस दिन 1 लाख हो गया ना, खुशी के बारे में बता रहा हूँ, छत पर से खड़ा होकर कूद जाऊंगा मैं, ठीक है। हो जाएंगे सर पक्का। हाँ, तभी कह रहा हूँ ना, जोड़ो 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 जोड़ो। अनअकैडमी में मैं कुछ सोच के आया हूँ, ये सुना था कि अनअकैडमी पे बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ बायोगैस और बायोटॉयलेट। बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। सो बायोगैस एंड बायोटॉयलेट। सो बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस सिस्टम को सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बायोगैस सिस्टम में क्या होता है, लिसन। मैंने अच्छा ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने बायोगैस प्लांट को देखा है, हकीकत में देखा है, फोटोग्राफ में? How many of you guys have seen a biogas system? बायोगैस प्लांट कितने लोगों ने देखा? वन लिख दो, अंडरस्टूड है। सच में देखा, हकीकत में देखा, ठीक है। काफी बच्चों ने बायोगैस प्लांट को देखा है, तो कुछ लोगों ने नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि थ्रू द हेल्प ऑफ बायोगैस प्लांट ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ऐसा होता है कि आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है। बायोगैस मैंने एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया। एक्चुअल में टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं, कंटेनर को डाइजेस्टर कहते हैं। तो व्हाट वी आर कॉलिंग देम एज अ डाइजेस्टर। ये डाइजेस्टर है, ठीक है, ये डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर के अंदर हमने क्या ले लिया? काऊ डंग ले लिया। क्या ले लिया दोस्त? काऊ डंग ले लिया, मान लो काऊ डंग ले लिया, और प्लस मैंने वाटर ले लिया। पता है काऊ डंग और वाटर का प्रोपोर्शन जनरली जो इंडिया में हम रखते हैं वो 1:1 रखते हैं, यानी 50-50। तो एक काम करो, तुम लोग 50 किलो काऊ डंग ले लो और 50 लीटर वाटर ले लो। वर्मी कंपोस्ट दूसरी चीज है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो 50 किलो डंग ले लिया और 40 लीटर वाटर ले लिया, तो रेशियो 50:50 1:1 हो गया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया, इस डाइजेस्टर के अंदर ये फीड करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। और जिससे क्लोज करते हैं दोस्त, उसको हम लोग डोम बोलते हैं, गुंबद, डोम बोलते हैं। और इसी डोम और डाइजेस्टर को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ बायोगैस सिस्टम, इट इज अ बायोगैस सिस्टम। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? एक बायोगैस सिस्टम हो गया। तो दोनों डाइजेस्टर को मिलाकर क्या बोला? ये एक बायोगैस सिस्टम हो गया। क्लियर? बायोगैस सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, जब ये कंटेनर क्लोज हो जाता है, सबके पास कॉमन सेंस है, ठीक है, कि अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो काऊ डंग होता है, काऊ डंग के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला, काऊ डंग के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। अभी मैं आपको बोल रहा था, सड़ी गली चीजें जो होती हैं, जो फीकल डिस्चार्ज या एक्सक्रीटा होता है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट, और प्लस ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ उसमें और क्या होता है दोस्त? काऊ डंग में बैक्टीरिया भी होता है। यहां पर अलग से आपको बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन मैं आपको बोलूं तो नॉट काऊ डंग, इवन अगर आप ह्यूमन एक्सक्रीटा भी ले लें, ह्यूमन का भी पोटी या वेस्ट ले लें, तो ह्यूमन की पोटी या वेस्ट में भी आप देखो तो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा और बैक्टीरिया भी होगा। When you people will close this, जैसे आप इसको बंद करते हो, सबको पता है अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, और पूरा का पूरा जो अंदर कंडीशन होता है वो कैसा हो जाता है? अंदर जो कंडीशन है कैसा हो जाता है? एनारोबिक हो जाता है, एनारोबिक हो जाता है। और जैसे ही अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, एनारोबिक हो गया, आप सबको पता है ये बैक्टीरिया जो होता है क्या हो जाता है? ये बैक्टीरिया जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया इज द एनारोबिक। और जैसे ही बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाना शुरू करता है जो काऊ डंग के अंदर होता है। और यहां पर जब ये डिकम्पोज करना शुरू करता है, तो आपको बताऊं, यहां पर कुछ गैस के फॉर्मेशन, देखो यहां पर कुछ गैस के फॉर्मेशन होते हैं, मैं डॉट डॉट करूं, गैस के फॉर्मेशन होते हैं। और उस गैस की वजह से क्या होता है? ये डोम ऊपर उठना शुरू हो जाता है। यहां पर एक नोजल मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया? एक नोजल लगा दिया, नोजल लगा दिया, इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से डोम जो होता है धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है, ये धीरे धीरे डोम जो होता है उठता चला जाता है। और ये जो प्रेशर है, ये नोजल है, ये नोजल मतलब गैस निकालने का वो जो भी है ना, नोजल है। और इस गैस को इस नोजल से आप निकालिए, देखिएगा, इस गैस को इस नोजल से निकालिए और इस गैस को ले जाके एक स्टोव से जोड़ दीजिए। भाई खाना बनाने वाले स्टोव से जोड़ दीजिए। ये मैंने क्या किया, इसको ले जाकर एक स्टोव से जोड़ दिया, एक स्टोव से जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ऑन वाला स्विच लगा दिया, ऑन ऑफ कर दो। जैसे नहीं हम लोग एलपीजी सिलेंडर ऑन करते हैं, वैसे स्टोव को लगा दिया। और यहाँ पे जो गैस है, ठीक, अब यहाँ पे जो गैस निकल रही है उसको हमने फायर दे दिया।
और अगर वो जलती है तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर हीट निकलता है। अब उस हीट की मदद से आप खाना बनाएं या कुछ भी कीजिए, इट इज अप टू यू। और यहाँ पर जो गैस निकल रही है दोस्त, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज द बायोगैस। और इसमें जो चीज जल रही है इसका मतलब पक्का इस बायोगैस में कोई ऐसी गैस होगी जो जलती होगी। तो यहाँ पर फायर देने पर हीट क्यों निकलती, यहाँ पर हीट क्यों निकलती? और यही बायोगैस में अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस बायोगैस में क्या है जो जल रहा है। तो आपको बताऊं, अगर आप एनसीईआरटी 12 की साइंस की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी 12 की साइंस की बुक में लास्ट में जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के 3-4 चैप्टर्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि बायोगैस के मेन कंपोजिशन में मीथेन और CO2 होता है। ध्यान देना, बायोगैस के मेन कंपोजिशन में मीथेन और CO2 होता है। और आपको बताऊं आइडियल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस में ये भी लिखा गया है कि 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड किसी एक आइडियल बायोगैस के अंदर का मेन कंपोजिशन होता है। लेकिन आपको बताऊं 60 + 40 कंपोजिशन मेन हमेशा मिलता नहीं है। वो अलग बात है कि आइडियल बायोगैस मान लिया एक विशेष बायोगैस में, सबसे अच्छे बायोगैस सिस्टम में 60% मीथेन और 40% कार्बन होता है, ये मैक्सिमम है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कभी भी 60% मिलता नहीं है दोस्त। और एक बात और बता दूं कि बायोगैस में सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होता है, जैसे यहाँ पर आपको अमोनिया मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ अदर गैसें भी मिल जाती है, यहाँ पर कुछ अदर गैसें भी मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ अदर गैसें भी मिल जाती है। पर एक बात मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर जब आपने गैस को जलाया, इस जगह पर जब गैस को जलाया, देखो जब जहां मैं रख रहा हूं इस जगह पे गैस को जलाया, तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो जली है? तो मीथेन जलता है, हाँ। CO2 जलता है, नहीं। अमोनिया जलता है, नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो हीट निकला है वो एक्चुअल में मीथेन के जलने की वजह से हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि सर बायोगैस सिस्टम में भी एक्चुअल में मीथेन ही था जो यहाँ पर जल रहा था। और मैंने सर गांव में देखा हुआ है ना। अभी मैं आज जो क्लास ले रहा हूँ वो इंदौर से ले रहा हूँ, ठीक है, इंदौर से ले रहा हूँ। और लाइव क्लासेस में तो बड़ा अच्छा लगा, मैं इंदौर में हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं आपकी क्लास ले रहा था, बेंगलोर से ले रहा था। और अभी देखना 7 दिन के बाद मैं पटना में हूँ, और ठीक उसके 7 या 8 तारीख का दिन बेंगलोर में हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन से एक फायदा हुआ है कि मैं कहीं भी रहूँ आई कैन टेक ओवर। हाँ, गोरखपुर मेरा होम टाउन है, गोरखपुर ये यूपी में है ना, ये मेरा होम टाउन है, यही मैं पैदा हुआ और यही मैं मरना चाहता हूँ। मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक छोटी सी इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है पूर्वांचल, जिससे मैं वहाँ के लोगों के साथ जुड़ सकूँ, बहुत ही नॉर्मल है, मैं थोड़ा मिल सकूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ। मेरी जो इंस्टीट्यूशन है, जो मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल, वो वही है, गोरखपुर, ठीक है। तो होता है लोग जहाँ से निकलते हैं चाहते हैं कि वहीं से जुड़ जाएं, तो हो गया, बहुत हो गया। तो आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद दैट, ठीक है। तो गोरखपुर के तो बहुत अच्छा है, जब भी मैं वहाँ हूँ तो फ्री टाइम में आप आके मुझसे मिल सकते हैं, वहाँ बच्चे मुझसे आके मिलते रहते हैं ना स्टिल। सो चले, ये हो गया। अच्छा, तो वो लिखा हुआ है 60-40 वाला, ठीक है। ये स्टोव हो गया। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जरा एक नोट है जो आपको लिखना पड़ेगा, एक नोट है जो आपको लिखना पड़ेगा। है भाई, गाँव से प्यार, मन तो वहीं लगता है। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो बाहर आना पड़ा, नहीं पढ़ लिखते तो गाँव में ही थे। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, सो मच हैप्पी, दे स्टिल इन द रूरल एरियाज, है ना। पढ़ लिख लिया, मैथ्स अच्छा था, साइंस अच्छा था, गाँव से शहर में निकल आया। तो कभी लगता है यार अच्छा ही हुआ कि गलत हुआ, पता नहीं। आज तक आई एम कंफ्यूज कि मैं सही जगह हूँ या गलत जगह हूँ। चलो जो भी है, फाइन, व्हाटएवर। बट ऑनलाइन आई एम सो मच हैप्पी कि मेरे गांव में एक अच्छा ब्रॉडबैंड हो जाए, और देन आई विल टेक योर क्लासेस। पर मैं आपको अपने गांव के बल्कि खेत दिखाऊं, और वो जो छप्पर वाला घर होता है उसमें बैठूं, एंड दैट्स टू शो यू, देखो तुम लोग आईएएस बन के क्या कर रहे हो, देखो मैं टीचर बन के अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर उधर होगी बातचीत, सुनो। बातचीत सिर्फ छोटी से टाइम के लिए, जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट। बातचीत का मतलब ये नहीं है हम टाइम किल करेंगे, ठीक। अच्छा, इधर सुनो, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो मीथेन जल रहा है, जो मीथेन जल रहा है, पता है यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर इस बायोगैस में अगर 40 to 60% तक मीथेन का परसेंटेज है, तो हम इसका यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। तो फिर हम इसका यूज करते हैं कुकिंग पर्पस, यानी अगर आपको खाना बनाना है तो मीथेन का परसेंटेज 40 to 60% होना चाहिए। लेकिन आपको पता है इसी मीथेन को हम लोगों ने सीएनजी गाड़ियों में भी यूज किया था कि नहीं किया था। इसी मीथेन को हम लोगों ने सीएनजी गाड़ियों में भी यूज किया था, और सीएनजी गाड़ियों में मीथेन को यूज करने के लिए उसका एनरिचमेंट लेवल 90% होना चाहिए। यानी मीथेन एनरिचमेंट, यानी कहने का मतलब है मीथेन एनरिचमेंट शुड बी, एनरिचमेंट का मतलब होता है उसकी सांद्रता या उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, है ना, उसकी सांद्रता या उसका कॉन्सेंट्रेशन। ये एनरिचमेंट हम जरूर याद रखना दोस्त, आपको न्यूक्लियर एनर्जी में भी मैं कई बार पढ़ा हुआ। अगर मीथेन एनरिचमेंट यानी मीथेन की कंसंट्रेशन या सांद्रता 90% तक गैस में आ जाती है, तब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि हैवी गाड़ी भी खींच जाती है। यानी सीएनजी में मीथेन के कंसंट्रेशन लेवल को, हाँ बिल्कुल सही है, पावर बढ़ाना, एक्जैक्टली अभिषेक यू आर राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, मीथेन का एनरिचमेंट कर दिया जाए। तो इसका मतलब मैं आपको यही नोट बताने वाला हूँ, अगर 40 to 60% मीथेन है तो इट विल बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस, खाना बनाने के लिए। और वही मीथेन को एनरिच करके अगर हमने 90% कर दिया तो इट विल बी यूज्ड एज अ सीएनजी, वो एक फ्यूल की तरह हो जाता है, और फिर उसको हम गाड़ियों में लगाते हैं, फिर गाड़ी को चलाते हैं। तो ये बताओ तुम लोग पहले, एवरीबॉडी गिव मी द रिस्पांस, है ना, थंबनेल देना, फटाफट देना कि आप एनरिचमेंट का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। एनरिचमेंट का मतलब समझ गए कि नहीं समझ, यानी उसकी सांद्रता को बढ़ाने की बात है। अब आप पूछोगे सर सांद्रता कैसे बढ़ाते हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्त, जब मैं आईटी दिल्ली में था तो मेरे बगल के डिपार्टमेंट में वीके वीचे सर थे, अब तो ही इज रिटायर राइट नाउ। उनको एक गवर्नमेंट ने एमएनआरई की फंडिंग थी, बायोगैस प्लांट था। उनमें क्या करते थे, वो गोबर से, है ना, काउडंग से क्या बनाते थे विजय सर,
काफी अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं, तो इज रिटायर्ड। उसमें मैं आईटी में पीएचडी कर रहा था, आईटी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर उनको ना 40-50 लाख रुपए का सरकार ने एक बजट दिया था, उसमें जो गोबर गैस से, जो बायोगैस को हम लोग पहले जमाने में गोबर गैस कहते थे, ठीक है, जो मीथेन निकलता था, मीथेन CO2 में, उस मीथेन के कंसंट्रेशन को रीच करने की एक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी, और उसकी मदद से, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस मीथेन को जो गोबर से 40-60% आ रहा था उसको 90% करके सरकार ने एमएनआरई की जो फंडिंग थी उनको विजय सर को क्या दिया था, उनको एक वैगनआर गाड़ी भी दी थी। तो मैंने देखता था कि विजय सर जो थे उससे थोड़े घूमते रहते थे, क्योंकि उसका करना क्या, वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट को करने के लिए था कि जो बायोगैस वाला मीथेन है उसको गाड़ियां भर के गाड़ी चलाएंगे। सो जो कितना ब्यूटीफुल हुआ ना, एक गोबर को आपने एक तरफ हीट बना लिया और उसी डंग या गोबर से आपने एक तरफ से एनर्जी की तरह से सीएनजी बना ली। तो दोस्त यही है। अच्छा एक बात बताओ, एक बार मोदी जी ने एक बात बोली थी कि नाले से है ना चाय बनाना, तो राहुल गांधी जो है वो बहुत मतलब खुश हो गए थे और वो बोले कि बताओ कि नाले से चाय बनाते हैं, रवि जी भी बोले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है असल में इन लोगों के साथ, प्रॉब्लम है इन लोगों को थोड़ी नॉलेज की कमी है कि KNOW-LEDG, ठीक है। याद रखना, मैं किसी के लिए बायस नहीं हूं, आई एम नॉट फॉर एनीवन पार्टीज, ओके। मैं सिर्फ बात बताता हूं कि जो लोग गलत बोलते हैं, मोदी जी भी कई जगह ऐसे हैं, तो मैं वो एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आई एम न्यूट्रल फॉर एवरीवन, ठीक है, फाइन। तो बोलते हैं कि नाले से मोदी जी चाय बनाते हैं, ऐसा बेवकूफ आदमी है, इसको ये नहीं पता कि नाले का मतलब क्या होता है। ये मान लो नाला है, समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये नाला है, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये नाला है, नाला का मतलब उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है ना। उसको पप्पू लोग ऐसे नहीं बोलते, सही बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट। इस पे करते क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर क्या होता है, देखो ये चीज जो गंदगी है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट और प्लस उसमें बैक्टीरिया भी होता है, उसमें बैक्टीरिया भी होता है। उस बंदे ने क्या किया, जो गैस से बना रहा था उसने इसको ढक दिया, कंटेनर से, और जब अंदर ढक दोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, बंद हो जाएगी। अरे बाल्टी लो, बाल्टी से ढक दो उसको, या बकेट लो, प्लास्टिक से ढक दो, जैसे प्लास्टिक अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। और जब अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो अंदर क्या होगा, अंदर गैस का फॉर्मेशन होगा, और गैस के फॉर्मेशन में वही पूरा एनारोबिक प्रोसेस है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होगा। उस बंदे ने क्या किया था, चाय वाले ने, इस मीथेन को लेकर इस पाइप से उसको लेके थोड़े नाले से दूर पाइप को लेके यहाँ पर उसने अपना स्टोव जला लिया था और स्टोव पे वो चाय बनाता था, ठीक है। तो ये बताओ मोदी जी ने क्या गलत बोला, आपने मोदी जी गलत बोला था। पता नहीं ये चीज न्यूज आपको पता है या नहीं पता है, तो मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा था, ठीक है। तो यहाँ दोस्त मोदी जी पूरी तरह से सही थे। तो नाले के गैस से चाय बनाना, ठीक है, ये मोदी जी का हुनर है, ठीक है। मोदी जी चीजों को बताते हैं और मोदी जी गलत बिल्कुल नहीं थे, इस पे काफी मीडिया ने चीजों को बवाल किया था। प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी बिटोर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब किसे नॉलेज था किसे नॉलेज नहीं है इस बारे में बात छोड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको बायोगैस सिस्टम पढ़ाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, दैट इज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल टू सिंप्लीफाई द कांसेप्ट, नथिंग, ठीक है। मैं किसी पार्टी के राहुल और मोदी के लिए नहीं आया, ठीक है, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आया हूँ, ठीक है, चलेगा। अच्छा सो हम लोगों ने बायोगैस कर लिया, ठीक है। अब मैं यहीं पर आपको बायो टॉयलेट बताता हूँ, बायो टॉयलेट बताता हूँ। चलो दोस्त, बायो टॉयलेट लिख लेना, यूपीएससी में 2015 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी है, सो जस्ट नोट डाउन। इस काउ डंग चेंजेबल, हाँ क्यों नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनिक गैस को ले लो ना। अरे मैं आपको बताऊं, मैंने जब पीएचडी की थी, मैंने भी बायोगैस पे काम किया था, आईटी दिल्ली में, इसलिए मेरे को विजय सर का पता है, ठीक है ना। मैंने क्या किया था, मैंने जो बायोगैस बनाया था वो किचन वेस्ट से बनाया था। जो आईटी के जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं, उन आईटी के हॉस्टल्स में जो बच्चे हम लोग खाना खाते थे ना, उसका जो वेस्ट बच जाता था किचन वेस्ट, उससे मैंने, आप गूगल पे करना रवि अग्रवाल किचन वेस्ट बायोगैस प्रोडक्शन, है ना, पीएचडी, तो वो आपको आईटी दिल्ली वाला मेरा पेपर मिलेगा जो पब्लिश भी हुआ, ठीक है, फाइन, लॉन्ग बैक इन 2013-14 आसपास। अच्छा बायो टॉयलेट क्या होता है, देखो 2015 में क्या होता है, एक प्रोविजन लाया जाता है, और वो जो प्रोविजन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं, मैंने काम भी किया है, ठीक है, मैंने काम भी किया, आई हैव डन माय पीएचडी इन सोशियोलॉजी में काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी की किताब के पढ़ रहा हूं, मैंने खुद ये काम किया है, ठीक है। सुनो होता क्या है, 2015 में एक न्यूज आता है, क्या आता है, जो रेलवे बजट है, ठीक है, रेलवे बजट में एक अनाउंसमेंट होता है। क्या अनाउंसमेंट होता है, कहानी सुनो, शुरू से सुनो। रेलवे बजट में एक अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट ये होता है कि 1000 करोड़ रुपए का एलोकेशन ऑफ फंडिंग होती है, फंड एलोकेशन होता है सरकार की तरफ से। 1000 करोड़ रुपए एलोकेशन होता है, सरकार देती है, किस काम के लिए देती है, सरकार 1000 करोड़ रुपए देती है कि हम जो इंडियन रेल है, रेल का मतलब जो रेल के कोचेस है, ट्रेन कोचेस है, मैं लिख देता हूँ, ट्रेन कोचेस हैं, उन कोचेस में हम बायो टॉयलेट लगाएंगे, कि वी पीपल विल इंट्रोड्यूस बायो टॉयलेट इन ट्रेन कोचेस। ये पूरी कहानी है, वी पीपल विल इंट्रोड्यूस द बायो टॉयलेट इन ट्रेन कोचेस, ठीक है। और उस ट्रेन कोचेस में जो हम बायो टॉयलेट लगाएंगे उसका जरूरत क्यों है, मैं बता रहा हूँ, उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आज जो भी फीकल डिस्चार्ज होता है ना, फीकल डिस्चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं फीकल डिस्चार्ज, हिंदी में कहते हैं मल पदार्थ, ठीक है। जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा या मल पदार्थ या फीकल डिस्चार्ज होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो सीधा जो होता है ट्रेन के ट्रैक पे गिर जाता है, ट्रेन की पटरियों पे गिर जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उस जगह काफी गंदी होती है, पहली चीज। और दूसरी, तो पटरियों पे गिरता है, रेलवे ट्रैक पे गिरता है, तो वहां पे रस्टिंग वाला इशू होता है, जंग लगती है, ठीक है, रस्टिंग होती है। इसकी वजह से रेलवे को अपने पटरियों को कुछ सालों में बदलना पड़ जाता है, और जो गंदगी होती है उसको क्लीन करने में काफी गंदा सा लगता है, जो पीपल हैव आल्सो सीन मेनी टाइम्स, ठीक है। इसका एक सोल्यूशन आया बायो टॉयलेट लगाने का। अब इस बायो टॉयलेट, यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, ठीक है, एकदम समझना दोस्त, यहां तक एकदम क्लियर होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना, ओके ग्रेट, है ना, फटाफट लिख दिया करो ताकि मैं रुका ना करूं।
ओके सो कोचेस, अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोविजन आता है सरकार का, सरकार कहती है कि ऐसा करते हैं हम लोग ट्रेन में कंटेनर लगा देते हैं, जो टॉयलेट है उसमें कंटेनर फिट कर देते हैं, यानी जो एक्सक्रीटा है जो सीधा नीचे ट्रैक पे जा रहा है वो ट्रैक पे नहीं जाएगा, यहाँ पे कंटेनर फिट होगा और इस कंटेनर में एक्सक्रीटा जाएगा, तो ये कंटेनर लगा देंगे, ठीक है। और कंटेनर जो होगा पूरी तरह से क्लोज होगा, कंटेनर जो होगा पूरी तरह से क्लोज होगा, ठीक है। और जो स्वीपर होगा, ठीक है, वो स्वीपर क्या करेगा, ट्रेन को चलने के पहले जाकर उस कंटेनर के अंदर कुछ बैक्टीरियल इनोकुलम डाल देगा। क्या डाल देगा दोस्त? बैक्टीरियल इनोकुलम डाल देगा। बैक्टीरियल इनोकुलम का मतलब होता है कुछ एक्टिव बैक्टीरिया को ले जाकर इस कंटेनर के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब ये अगर कंटेनर क्लोज्ड है और पहले ही बैक्टीरियल इनोकुलम जो स्वीपर, मान लो थोड़ा सा ऐसे मान लो ये थोड़ा सा है ना, ये थोड़ा सा क्या है इसमें बैक्टीरियल इनोकुलम, थोड़ा सा बैक्टीरियल इनोकुलम एक ढक्कन उसमें डाल दिया, ठीक। अच्छा, इतना सा भी बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करता है, उसी टेंशन मतलब, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये दोस्त, ये बैक्टीरियल इनोकुलम आ गया, जैसे ही ह्यूमन डिस्चार्ज है ना, ह्यूमन ने वेस्ट दिया, ये वेस्ट जैसे ही अंदर आएगा, ये कंटेनर पूरी तरह से क्लोज है, तो कंटेनर पूरी तरह से क्लोज है तो ऑक्सीजन सप्लाई अंदर है नहीं, आप सीधा बायोगैस ध्यान दो, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है दोस्त। मैं यहाँ आपको ना तोता बनाकर नाम बताने नहीं आया हूँ साइंस टेक में, साइंस टेक में मैं आपको समझाने आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है, साइंस टेक में चल क्या रहा है, कोई सैटेलाइट का क्या किलो है, क्या दिन को भेजा गया, ये चल रहा है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई सैटेलाइट नॉट फॉल डाउन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। ये 3 स्टेज होते हैं, 2 स्टेज होते हैं, प्रॉब्लम तो ये हो गई है। और पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन जो साइंस टेक का है इसको आपने जीरो बना दिया है, ठीक है। तो ये तोता मैना की कहानी नहीं है बायोटेक, ठीक है, सीधा चुटा सुनते जाइए। ध्यान दीजिए, हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। और पहले दिन से आपने लॉजिक पढ़ना शुरू कर दिया कि सर एंथ्रासाइड बेस्ट क्यों है, हम यहाँ ये आके नहीं बताएंगे सबसे अच्छा कोल एंथ्रासाइड है, भारत दुनिया में 5वें कंट्री में आता है। प्लीज, इट इज नॉट द डिमांड ऑफ यूपीएससी, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी है, ठीक है, आपका मेरिट 45 क्यों चला गया? प्रॉब्लम क्या है कि आप यूपीएससी को समझ नहीं रहे, ठीक है। आप इसको समझ रखे हैं कि ये कोई चालीसा है कि पढ़ लिया उसका मतलब आज तक पता नहीं। यूपीएससी एक कंसेप्ट है, यूपीएससी का अगर कोई फैक्ट भी आता है ना, वो कंसेप्ट से फैक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यूपीएससी के फैक्ट भी किसी कंसेप्ट से जुड़कर होते हैं, ठीक है। चलिए, पर इसमें आपकी गलती नहीं है, आप सब बहुत इनोसेंट है, लेकिन इतने भी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। आप अपना यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाइए और इतनी बार क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर रट जाए। एग्जामिनर क्या सोचता है, क्या पूछता है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। मार्केट के जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले क्वेश्चन पेपर्स है ना, ये सब एक अट्रैक्शंस है, ये सब उनकी एक इंडस्ट्री है। मैं ओपनली इन चीजों को बोलता हूँ। ये क्या है, ये चारा है जो मार्केट में फेंका जाता है बच्चों को बुलाने के लिए। रियल क्वेश्चन पेपर लगाओ दोस्त, रियल क्वेश्चन पेपर जो आपकी यूपीएससी एग्जामिनर है। मैं आपको बताऊं, मेरे कई ऐसे सीनियर प्रोफेसर हैं जो आपके पेपर सेटर हैं। कुछ स्टेट पीसेस के पेपर मैं खुद बनाता हूं, लेकिन उनको कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता किस स्टेट पीसेस पेपर मैं खुद बनाता हूं। तो मैं जो कह रहा हूं आप चुपचाप मानिए, ठीक है। यही चीज मैं कह रहा हूं, आप यूपीएससी पेपर लगाइए, मार्केट वाला मत लगाइए। ये सब एक मार्केट है दोस्त। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? नेक्स्ट ईयर यू आर द कलेक्टर ऑफ दिस इंडिया और आप पूरी इंडिया को लीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी चीजें यहां पर आकर ओपनली बोलना चाहिए, ठीक है, फाइन। चलिए, मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि मैं खुद स्टेट पीसेस के एग्जामिनर पेपर खुद बनाता हूं, तो मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको मानो, मैं एक जेन्युइन पर्सन हूं, फाइन। अच्छा, ये कंटेनर हो गया, ये बंद हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही एक्सक्रीटा जाता है, यहाँ पर बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले से स्वीपर ने डाल रखा है, जो जिम्मेदारी स्वीपर होता है, कंटेनर क्लोज है। जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, यहाँ पर बैक्टीरिया को सड़ाना शुरू करता है। और जब बैक्टीरिया सड़ाता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी क्या निकलता है, ध्यान दो, यहाँ पे भी मीथेन निकलता है, यहाँ पे भी निकलता है CO2 निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है, यहाँ पे और गैस निकलती है। जो आपने बायोगैस में देखा था, सेम चीजें यहाँ निकलती है, दो सेम चीजें यहाँ निकलती है, और वो चीजें सीधे हवा में निकल जाती है। उन इस मीथेन का हम कहीं पेंटी कार में खाना बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमने इस सैनिटेशन को, ये जो गंदगी हो रही थी ट्रेन की पटरी के नीचे, उसको होने से रोक दिया। पता है 2015-16 में जो 1000 करोड़ रुपए का बजट आता है वो काफी सक्सेस होता है, और वही 1000 करोड़ रुपए का बजट जो काफी सक्सेस होता है, अगले साल, अगले के अगले साल, अगले के अगले साल, यहां तक कि अब देखो, अब जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं सब में बायोटॉयलेट लगा हुआ है। आप एक काम करो, आप जब ट्रेन की किसी कोच में जाओ तो लिखा होता है, बाहर ही लिखा होता है, दिस ट्रेन इज इक्विप्ड विद बायोटॉयलेट्स, डोंट यूज द प्लास्टिक बॉटल इनसाइड। ऐसा लिखा होता है कि नहीं? वैसे कितने बच्चे बताओ ये लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? आज से आप समझ जाओ कि बायोटॉयलेट एक्चुअल में है क्या, ठीक है। पानी डाल सकते हैं, पेपर डाल सकते हैं, पेपर डिकम्पोज हो जाता है। आप देखो, अभी मैं आ रहा था, कहां से आ रहा था, बैंगलोर से आ रहा था। तो बैंगलोर में जब मैं टॉयलेट गया तो टॉयलेट जो पेपर था, तो उसमें लिखा था कि यू पीपल कैन पुट दिस टॉयलेट पेपर इन द फ्लैश आप कर सकते हैं, यानी टॉयलेट के अंदर डाल के उसको पानी चला के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि दिस पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है दोस्त। चलिए, आज समझ आया सर, ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज समझ आया, ठीक है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूं यूपीएससी इज अ कांसेप्ट, यूपीएससी इज नॉट अ फैक्ट। आप इसको घटिया एग्जाम समझकर एग्जाम दे रहे हैं। ये एग्जाम बहुत ही खूबसूरत एग्जाम है, बहुत ही आसान एग्जाम है अगर लॉजिक के साथ पढ़ते हैं तो। अच्छा, सेम साइंस के इकोनॉमिक लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट, मुझे और थोड़ा आगे बढ़ने दो। आदित्य, यू आर राइट, हम इन गैसेस को क्यों ट्रैप करके वी आर नॉट यूजिंग देम। अभी तक ऐसी कोई जरूरत है नहीं, कल को हो सकता है आदित्य आपकी बात को रेलवे मिनिस्ट्री समझ ले, ऐसी बात में उसे पता है, ठीक है, कि उसको वो ले जाकर फिर पेंटिकार में खाना बनाए, ठीक है, वो बात की बात है। बट अभी के रेफरेंस में अगर आप मुझसे पूछोगे आदित्य की सिर्फ आज क्या चल रहा है, तो आज कुछ नहीं है, इन गैसेस को हम लिबरेट हो जाने देते हैं, ठीक है दोस्त। आदित्य, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे समझो, 1000 करोड़। अब एक बात और बताता हूँ, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इधर देखो, इसमें थोड़ी सी चीजें और मैं कर रहा हूँ, इधर यहाँ मुझे कुछ लिखने की जरूरत है, मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। ये यूपीएससी से मिटा रहा हूँ जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, असल में इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत में मैनेज कौन करता है? इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत में मैनेज करता है डीआरडीओ। डीआरडीओ जानते हो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आईआरसीटीसी।
और आईआरसीटीसी। तो भारत में इस बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन आता है साथ में काम करता है? कौन आता है साथ में काम करता है? ठीक है, साथ में आकर काम करता है, ठीक है, साथ में आके काम करता है डीआरडीओ और आईआरसीटीसी। डीआरडीओ आप सब जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हमारे इंडिया में डिफेंस सेक्टर में लीडिंग रोल प्ले करता है। आईआरसीटीसी आप सब जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यहां पर आप मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, सर रेलवे का तो चलो ठीक है काम हो गया बायो टॉयलेट बनाना, डीआरडीओ का काम कैसे है बायो टॉयलेट बनाना? तो यहां पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपको फिर पता नहीं है। डीआरडीओ दोस्त बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। डीआरडीओ आपको बताऊं न्यूक्लियर मेडिसिन बनाता है, आपने सुना होगा कैंसर की थेरेपी के लिए गामा रेस का यूज किया जा रहा है, उस तरह की चीजों के लिए काम कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा डीआरडीओ वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहा है, यानी पानी की शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे प्लांट लगा रहा है। आपने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, लेकिन डीआरडीओ हमारे गगनयान प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे ऊपर, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या खाएंगे, किस हिसाब से रहेंगे, उसके पीछे भी गगनयान प्रोजेक्ट में डीआरडीओ काम कर रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी, इसके अलावा डीआरडीओ इतने सारे काम में, और एक यहाँ पर आपको मिला डीआरडीओ क्या काम कर रहा है? डीआरडीओ बायो टॉयलेट भी बना रहा है दोस्तों। अब ध्यान रखना कि डीआरडीओ को यू पीपल शुड नॉट कीप एज अ वेरी लिमिटेड एग्जांपल्स कि ये सिर्फ मिसाइल ही है, प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज है। यहां पर देखो डीआरडीओ इज आल्सो प्लेइंग अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायो टॉयलेट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन 2015 के पीटी में आ चुका है, एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी स्टेटमेंट ऑफ यूपीएससी वाज अ कंसेप्ट बेस्ड। ओके, वेरी गुड। तो यहां देखो हम लोगों ने यहां पर जो लिखा था, ठीक है, जो लिखा था, क्या क्या लिखा था? बायोगैस बायो टॉयलेट, इस पे हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, बायोगैस बायो टॉयलेट पे डिस्कशन कर लिया, तो बायोगैस बायो टॉयलेट हो गया। ठीक है, पीछे आ रहे हैं, अब हम आते हैं कोल बेड मीथेन पर। देखो कोल बेड मीथेन पर आपको कुछ जानना ही नहीं है। क्यों नहीं जानना? क्योंकि दोस्त अगर थोड़ा सा आपके पास लॉजिक है, देखो ऐसा मीथेन जो कोयले के बेड में होता है, आंसर हो गया, ऐसा मीथेन जो कोयले के बेड में होता है। जेएम कौन है पता नहीं, जेएम का क्वेश्चन है सर जो गैस लिबरेट करते हैं उसमें CO2 है, वो तो एयर पॉल्यूशन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको थोड़ा फनी बनाने की कोशिश करता हूँ, एक फन भी होगा और काफी बच्चों को लिए लॉजिक भी होगा। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जेएम जो भी है उसने ये लिखा है कि सर जो बायोगैस से बायो टॉयलेट बना रहे हैं उसमें CO2 निकल रहा है। तुम CO2 क्यों बोल रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग गैस, आपको नहीं पता? मीथेन भी निकल रहा है, मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग गैस। अगर मीथेन नहीं चल रहा है तो भी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ जेएम आप फंस गए, बहुत मजेदार एग्जांपल, बच्चे बहुत हंसने वाले हैं आपकी बात पे। ठीक है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं है ना, एंटरटेनमेंट भी है पर एक कॉन्सेप्ट भी है। आप लोग मुझसे बिल्कुल मत समझाना, जो भी डाउट होगा जरूर पूछना, खुल के पूछना। ठीक है, क्योंकि आप मुझसे सीखने आए हो। ठीक है, शर्माओगे, रुक जाओगे तो फिर रह जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है, मीथेन CO2 सब बायो टॉयलेट से निकलते हैं। ठीक है, सब बायो टॉयलेट से निकलते हैं। हम कभी भी इन मीथेन और CO2 को नहीं लेते हैं किसी भी काम करने के लिए। ये जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, जाने दो, करने दो। तुम हमें सिर्फ एक बात बता दो, तुम लोग मित्रों, है ना, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, ये बताओ कि अगर मान लो हम लोग जब पोटी जाते हैं, पोटी मतलब जब हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, जब हम टॉयलेट जाते हैं, तो टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट जाने के बाद हमारे घर में भी तो कहीं जाकर वो वेस्ट इकट्ठा होता है, किसी जगह पर होता है, और ऊपर एक घर में एक पाइप होती है, सुनो, एक पाइप होती है जहां से गैस निकल रहा होता है छत के ऊपर से। ये बताओ, ये चीज आप सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताओ मित्रों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, जल्दी बताओ, है ना, सब समझ गए? तो एक बात बताओ कि यहाँ पे भी मीथेन नहीं होता क्या, जो हम लोग के टॉयलेट से भी निकल रहा है? तो ये इस मीथेन को, इस CO2 को मत जोड़ो, इस मीथेन को, इस CO2 को मत जोड़ो, नहीं तो फिर किताबों में लिखना पड़ेगा, है ना। सो जो मेरी स्माइल जो है मतलब पहले ही आ रही है उस स्टेटमेंट को बोलने के पहले, एक्चुअल में क्या होगा अगर ऐसा करोगे तो ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं अपने टॉयलेट के बाहर लिख दूंगा, हर किसी के घर के बाहर टॉयलेट में, कि टॉयलेट मत जाओ नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना, बात समझ में आएगी नहीं? मतलब ये कहीं लिखा होता है भैया कम पोटी करो नहीं तो कम ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो मैं इस चीज को फनी करके बता रहा हूँ, देखो इस मीथेन और CO2 को मत कंसीडर करो दोस्त, नहीं तो मैं दुनिया के सारे व्यक्तियों को बोलूंगा और एक पेपर पब्लिश कर दूंगा और नेचर को भेजूंगा, जो बहुत अच्छा पेपर है, इंपैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा होता है। एक आर्टिकल लिख दूंगा, जो लोग पोटी कम करेंगे वो लोग पर्यावरण फ्रेंडली हैं। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग मतलब जोक है, मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। ठीक है चलो, सबके लिए एंटरटेनमेंट हो गया, इट्स अ रिफ्रेशमेंट। कम खाओ, कम जाओ और कम ग्लोबल वार्मिंग करो। ठीक है, चलो, बहुत बदमाशी हुई, आप लोग बहुत खराब हो, लेकिन हाँ, इट वाज अ फनी एग्जांपल्स एंड आई थिंक सो यू पीपल वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, यू पीपल वेरी वेरी क्लियर। अमेरिका से इस तरह का बच्चा जो कौन था, जेएम, आप समझ गए हो ना? जल्दी बोलो, समझ गए ना मित्रों? आज रात 12 बजे से, अरे चलो, हो गया, ओके फाइन, जेएम, ठीक है दोस्त, है ना, पूछ लेना, बिल्कुल, कोई हंसे या कुछ है, आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, आप सीखने के लिए आए। अच्छा, एक मिनट, तो कोल बेड मीथेन क्या? मैंने ये बोला इस मीथेन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये ऐसा मीथेन है जो कोयले के बेड पर होता है, जहां पर कोयला मिलता है ना, कोल माइंस, वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, ये नेचुरल मीथेन है। और इस तरह के मीथेन पर काम 50 साल पहले से, इस तरह के मीथेन भारत में जो कोयले की खाने वहां पर अवेलेबल है, मिल रही है, और उसका यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज जो भारत के अंदर जो मीथेन अवेलेबल है, यही वाला मीथेन है जो भारत में मिल रहा है, जो हम लोग खानों से निकाल रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्त फ्लैश रेट्स, गैस हाइड्रेट्स और मीथेन हाइड्रेट्स। ये क्वेश्चन 2020 के पीटी में पूछा गया है। एक चीज और रह गया, मैं बताऊं, असल में बायोगैस को लेकर, ये जो बायोगैस लिखा ना, बायोगैस को लेकर एक स्कीम, एक प्रोग्राम आई है, शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है
गोवर्धन स्कीम। सो गोवर्धन स्कीम किससे जुड़ा हुआ है? इंडिया में बायोगैस की प्लांट को लेकर आया हुआ है, कि बायोगैस को लेकर आया हुआ। गोवर्धन स्कीम किससे जुड़ा हुआ? बायोगैस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। गोवर्धन स्कीम किससे जुड़ा हुआ? बायोगैस से जुड़ा, बायोगैस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस गोवर्धन स्कीम इज कनेक्टिंग विद द बायोगैस सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्लैथरेट्स, गैस हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट, और उसके बाद हम बात करेंगे सेल गैस और गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल। आज खत्म हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं हमारा गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल आज खत्म हो जाए और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाए। क्योंकि मैंने आज हेडिंग भी जो आपको बनाया है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या था, ये क्या था, ठीक है। मैंने आज देखो आज जो हेडिंग भी आपको बनाई है वीडियो लेक्चर शुरू होने के पहले, मैंने क्या बनाई है? गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल के बाद रिन्यूएबल एनर्जी आज स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले वाला जो था हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट नेचर ऑफ फ्यूल में मैंने एक जनरल पढ़ा दिया था, सॉलिड और लिक्विड पढ़ा दिया था, गैस में यहाँ पढ़ा रहा हूँ। एक ऑर्डर में आप चल रहे, एक ऑर्डर में चल रहे। अब उसके बाद हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी देखेंगे। तो अभी भी गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, चलो कहाँ थे? यहाँ थे, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्लैथरेट्स। अब बात करते हैं क्लैथरेट्स, या आप इसको कह सकते हैं गैस हाइड्रेट्स, या इसको कह सकते हैं मीथेन हाइड्रेट्स। सो क्लैथरेट्स, गैस हाइड्रेट्स और मीथेन हाइड्रेट्स। आप सुनो क्या है ये चीज? ऐसा है कि ये भी एक तरह के मीथेन होते हैं। दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ मीथेन। हाँ सर, ये आपने मीथेन रिसोर्सेज में लिखा भी है, तो वो तो कॉमन सेंस है। दीज आर द मीथेन, ये भी एक तरह के मीथेन होते हैं। एक्चुअल में ये मीथेन जो है, आपको बताऊं कि सबसे पहले इस तरह के मीथेन के बारे में पता चला साउथ पोल पे। साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब होता है दोस्त अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका पर सबसे पहले पता चला कि वहां पर अच्छे खासे मीथेन के रिजर्व्स हैं, ठीक है, मीथेन के रिजर्व्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अंटार्कटिका पर पता चला, यानी बाद में पता चला कि अच्छा आर्कटिक वगैरह पे भी, लेकिन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की तरफ पड़ता है साउथ पोल की तरफ। साउथ पोल पर जो है वो मीथेन के रिजर्व्स हैं, ठीक है, सबसे पहले। और लगभग बाद में पता चला कि कुल इस तरह के मीथेन 5% अमाउंट में यहाँ पे अवेलेबल है। ये ऐसे मीथेन है, ये ऐसे मीथेन, अंटार्कटिका पे चारों तरफ तो आइस है, वो मीथेन चारों तरफ से आइस क्रिस्टल से घिरे हुए हैं। अंटार्कटिका पे जो मीथेन मिले, दैट मीथेन वाज टोटली सराउंडेड बाय आइस क्रिस्टल, वो आइस क्रिस्टल से घिरे हुए हैं। और डेफिनेटली आप पूरे एरिया से जाइए, वहां पे आइसी आइस है, वहां पर मीथेन है, तो पक्का चारों तरफ से किससे घिरा हुआ? आइस से घिरा हुआ, ठीक है। तो वो 5% ऑफ मीथेन अमाउंट जो मैं क्लैथरेट बोला, क्लैथरेट पता है, क्लैथरेट इज गैस हाइड्रेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स का केमिकल नेम है। कभी ये भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मीथेन हाइड्रेट के बारे में सही है, तो ऑप्शन दे देगा कि क्लैथरेट्स, तो ठीक है, क्लैथरेट्स एक मीथेन हाइड्रेट्स ही है। जैसे आपके पेपर में देखा होगा 2021 में आपको बिजनेस टॉपिक में पढ़ाओगे, क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बीपीए के बारे में सही है। 2021 के प्रीलिम्स में ये टॉपिक आपको मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक आई डिस्कस विद इन द केस ऑफ मिसलेनियस। बीपीए मतलब बेस्ट फिनॉल एसिड, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें लिखा था ये ए बी सी डी लिखा था, उसमें बी ऑप्शन में लिखा था ये पॉलीकार्बोनेट है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट है। जब आप मेरी बुक पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक में, जब मैं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बीपीए जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट और इपॉक्सी रेजिन से मिलकर बनता है, और इपॉक्सी रेजिन से मिलकर बनता है। लेकिन आपके पेपर में सिर्फ पॉलीकार्बोनेट नाम लिया था, तो ये बीपीए का। आई एग्री विद यू, कौन लिख रहा है? तनुषी लिख रही है। बच्चा तुम सही लिख रही हो। जो बीपीए होता है वो एक्चुअल में प्लास्टिक में यूज होता है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, पता है बीपीए का क्वेश्चन ये पहली बार नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका या तो टीचर हार्डवर्क कर नहीं करता, आपको पेपर नहीं दिखाता, या तो आप कभी पेपर नहीं देखते। बीपीए का क्वेश्चन जाके देखना, 2007 में भी आया है और 2021 में भी आया हुआ है। 2007 में जब बीपीए का इशू हुआ था, तो वहां पे जो बच्चे थे, जो अपनी मम्मा की फीड्स लेते हैं, जब छोटे थे अपनी मम्मा की फीड ले रहे थे, ठीक है, उस समय में उस मम्मा की बॉडी से बीपीए का एक्सपोजर होता है और वो बच्चों के अंदर आता है। बेचारे मासूम मासूम से जो बच्चे होते हैं, 2007 में जब केस आता है, गूगल करना, आपको पता चल जाएगा। वो जो है ना, वो बच्चों को कैंसर हुआ था, काफी बच्चों के, छोटे छोटे मतलब मासूम को कुछ पता ही नहीं है कैंसर क्या होता है कि नहीं। तो बताओ कितने इनोसेंट बच्चे थे, वो चीज थोड़ा ध्यान रखना। ओके, वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। वो क्वेश्चन 2007 में भी आ जाता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। आप कोई बोलेगा कि सर बीपीए क्यों बढ़ा रहे हो, 7 में आ गया, 21 में आ गया, मान लो 25 में नहीं आएगा, आपने तय किया है क्या? ये तो 7 में भी आ गया था, 21 में आ गया। असल में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना, आप करेंट्स नहीं पढ़ते हो। ये चीजें कहीं ना कहीं न्यूज में भी रहती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं पॉपुलर भी। आप देखो जो अच्छे ब्रांड के प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे आप टपरवेयर ले, काफी अच्छा ब्रांड मानते हैं, टपरवेयर के बॉटल में लिखा होता है इट्स बीपीए फ्री, बीपीए फ्री। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि लिटरली आप जागरूक है या नहीं, अगर वो चीजें देखते हैं कि नहीं। तो बीपीए आप देखो ना, आज भी देखो आपकी बॉटल्स में लिखा होता है, जो अच्छे ब्रांड्स के बॉटल है, तो हमारी बॉटल में बीपीए का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए हम दूसरी तरफ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे क्लैथरेट्स के बारे में, ठीक है, क्लैथरेट्स के बारे में। अच्छा ये बताओ कि हाउ आई कैन फाइंड आउट लाइक हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग मी, ये कैसे पता चलता है? टेक अ पॉल। अच्छा पॉल करो, पॉल में क्या होता है? करेक्ट आंसर ए बी सी डी। Only possible in live classes or after class you will get updates. अरे चलो मैं I'll ask to the team that I'll know very well कि how to, मतलब how I can access that how many people are watching me.
वॉच मिनट से पता चल जाएगा, डोंट नो। ओके, डोंट वरी, क्रिएट अ पॉल, देखते हैं। थम्स जेनविन, थैंक्स जेनविन। क्या आप मुझे ऑनेस्टली एक थम कर सकते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज कि कितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं? आई थिंक आप बहुत ईमानदार हैं और मेरे पास बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आप एक बार थम कर दो, एक ही बार करना दोस्त, मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, जैसे आप मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं कि मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, तो वैसे मैं भी भरोसा कर रहा हूँ। जस्ट एक बार कर दो थम, मुझे आइडिया लग जाता है कि आपसे कितने बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं पानी पी लेता हूँ। ऑनेस्टली करना, ठीक है, मेरे लिए जरूरी है ये। तो इट्स स्टॉप एट 95 नंबर, ठीक है। तो आप लोग 95 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं। 97, 103, कुछ बच्चे बाद में बता रहे हैं। 116, ओके बच्चों, थैंक यू। कोई बात नहीं, आज की क्लास का नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं शाम को आऊंगा बिकॉज ऑफ मॉर्निंग वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। कल मैं 12 बजे आ जाऊंगा, डोंट वरी। ओके फाइन, जस्ट कीप इट, जस्ट कल चेक कर लूंगा फिर कल कितने बच्चे हैं, एक आइडिया लग जाता है मुझे। 116 स्टूडेंट का लिसनिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम प्लेटलेट्स के बारे में बता रहे थे। साउथ पोल पे अंटार्कटिका के पास सबसे पहले इस तरह के मीथेन का पता चला, एंड दिस मीथेन जो है दैट वाज सराउंडेड बाय द आइस क्रिस्टल। चारों तरफ क्या थे? आइस क्रिस्टल से, ठीक है, आइस क्रिस्टल से। ओके, अब सुनो होता क्या है। बाद में इस तरह के मीथेन के बारे में पता चलता है कि इस तरह के मीथेन ओशंस की बेड पे भी है, यानी ओशन की तली पर है, पानी के नीचे है, पानी की तली पर है, ओशन की बेड पे है। ओके, ओशन के बेड पे है। मैं अगर आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं तो शायद मैं इरिटेट हो जाऊंगा, है ना? तो आप ग्रुप पे रहो, बहुत अच्छा है ना। ओशन की बेड पे है, मैं इरिटेट हो जाऊंगा, ठीक है। मैं अपने आपके फायदे के लिए करूंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, ठीक है ना। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, रवि पी अग्रवाल से सर्च करो, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। 2-3 ग्रुप है, एक मेरा बहुत पुराने का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं बहुत पहले से एक्टिव रहता हूँ, और एक अभी रिसेंटली दैट वाज डेवलप ऑन द अनअकैडमी, ठीक है। हाँ, तो आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो ठीक है। तो आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, एक मेरा पर्सनल था जो बहुत पहले से चल रहा था, और एक अभी है जो अनअकैडमी पे बना है, ठीक है। आप दोनों पे रह सकते हैं, किसी पे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अनअकैडमी पे जुड़ा हूँ तो दोस्त क्लासेस हम टेकिंग वो अनअकैडमी वाले टेलीग्राम पे जरूर होता है, ठीक है। तो एक मेरा अपना पर्सनल भी है और एक टेलीग्राम का भी है, रवि अग्रवाल डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम इज गुड, ठीक है, ठीक है। और जब अगर यू पीपल हैव एनी पर्सनल और एनी इश्यूज तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो अलग से मैसेज करना टेलीग्राम पे, इफ एनी जेन्युइन क्वेरी यू हैव आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। और एक बात और आप सबसे बताऊं, अगर यू आर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है, मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज एक बार मुझे बता जरूर देना, क्योंकि उस साल के लिए जो मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक्स न्यूज हो रहे हैं, किन किन चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ। और एक बात और बता दूं, जो मैं आपको सेशन पढ़ा रहा हूँ ना, इनको समझना, खूब समझना, क्योंकि मैं आपको प्री और कम मेंस दोनों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको प्री कम मेंस दोनों को बता रहा हूँ। और एक बात और है, जैसे हम लोग कोई बच्चा है वो थोड़ा गरीब है ना, इज अ पुअर आल्सो, ठीक है, और लिटरली वो क्लास मुझे नहीं कर रहा है, या स्टिल आपको लगता है कि वो बहुत ही डिजर्विंग बच्चा है और वो आईएएस वगैरह निकाल सकता है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़े अमीर करके हो, बच्चा थोड़ा गरीब हो, और आपको लगता है बहुत अच्छा बच्चा है सर, और है ना, और उससे अगर कोई मेरी जरूरत है साइंस, टेक और इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट में, तो भी आप बोल सकते हैं बच्चा मुझे पर्सनली बात कर सकता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद दैट गाय आल्सो, है ना। अच्छा लगता है कोई बच्चा है जो मोची का बच्चा है या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो दैट आई विल ट्राई टू हेल्प, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखना टाइम पास वाला नहीं होना चाहिए, जिससे मेरा भी टाइम ना बेकार हो और आपका भी टाइम ना बेकार हो, ठीक है, ताकि मैं किसी अच्छे बच्चे के साथ जुड़ लूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट आप मुझसे हमें लेना। हाँ बेटा, मुझे सर दर्द होने लगा मेरा थोड़ी देर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बात ले लो, नहीं बस ठीक है, थोड़ा सा रख देना बस पानी, ठीक है, थोड़ा सा, थैंक यू। आंसर राइटिंग में करना आपको बताऊंगा चौथे लेक्चर में। मैं असल में आपको बताऊं, असल में आंसर राइटिंग पे मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोला हूं कि पीटी इज जस्ट टू क्वालिफाई। आपका सिलेक्शन एक्चुअल में कहां से होगा? आपका सिलेक्शन एक्चुअल में होगा आंसर राइटिंग से। तो मैं आपको कराऊंगा, मेंस मुझे कराना है। प्रॉब्लम क्या है, जो आप नई जनरेशन हो ना, वो जिंदगी भर पीटी की तैयारी करते हो, 6 साल तक पीटी तो निकलता नहीं है, मेंस कभी सोचते हो नहीं। और यही मैं कहता हूं, अगर मेंस की तैयारी करोगे ना तो 70% पीटी का प्रिपरेशन आपके मेंस के साथ ही हो जाता है। सिर्फ 30% कुछ चीजें जो पीटी के लिए अलग से करनी होती है। और यूपीएससी का जो पीटी होता है ना, वो पूरी तरह से कंसेप्ट होता है। यूपीएससी का जो पीटी है वो पूरी तरह से कंसेप्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखो मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई, मैंने कभी बताया बायोटेल का पहला ये रट लो डीआरडीओ है? नहीं, मैंने आपको शुरू से बताया। और आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैक्टीरियल इनोकुलम यूज होता है कि नहीं होता है। अब आपको ये नहीं पता कि इनोकुलम क्या होता है, तो बैक्टीरियल इनोकुलम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबसे सजेशन कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि देखिए आप मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है, मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। और मेंस के साथ साथ आपकी पीटी की तैयारी खुद हो जाती है, सिर्फ 20 to 30% एक्स्ट्रा तैयारी होती है। आप खुद देखिएगा, जब मैं आपको 75 to 80 आवर्स साइंस टेक पढ़ा लूंगा पूरा का पूरा,
आप खुद बताइएगा कि आपके पास कंसेप्ट है या फैक्ट है। आप खुद बोलोगे कि आपके पास कंसेप्ट है, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी फैक्ट यूपीएससी ने 10 साल में दिया हो, आप उस कंसेप्ट की बेसिस फैक्ट को आंसर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। और आप विश्वास कीजिए दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में तो आपने मुझे समझ ही लिया। आप खुद ये सारे के सारे फैक्ट्स आप समझ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे फैक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, ठीक है, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तारीफ तो आपकी मैं तब मानूंगा जब आप सेलेक्ट होंगे, तब मानूंगा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। दुनिया के सारे टीचर बोलते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, ये चीज मैंने इस प्रोफेशन में देख लिया है। वो ठीक है, उसको बोलना भी पड़ता है, उसकी रोजी रोटी है, तो गलत भी नहीं है, उसके अपने बच्चे उसकी फैमिली है, ठीक है। चलो अच्छा, तो मैं यहाँ बोल रहा था कि ओशन बेड में भी होता है, ठीक है। ओशन बेड में पता है जो ओशन बेड में है वो तकरीबन जो बाकी बच गया, ठीक है। यहाँ पर जो 95% जो है जो बाकी मीथेन है वो एक्चुअल में ओशन के बेड में है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मीथेन एक्चुअल में ओशन की तली में पाया जाता है, और 5%। अच्छा, ओशन में भी क्या होता है, ओशन में मान लो ये ओशन का बेड है, ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का वाटर है ना, यहाँ नीचे मीथेन गैसेस होती है, और ये भी चारों तरफ क्या है, ये भी चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से घिरी हुई है। दीज आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल, दीज आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल। इस मीथेन को और इस मीथेन को जो आइस क्रिस्टल में, ठीक है, अब कोई मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है बच्चा, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, ठीक है, कुछ रीजन होगा क्यों नहीं मिलती है, अब तो आप समझ गए होंगे ना। आप समझो मेरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलती है, मैं कुछ तो रीजन होगा ना, मुझे अनअकैडमी पर अगर मैं हूं तो कुछ रीजन होगा ना, ठीक है। नहीं दिया जाता होगा तो कुछ तो रीजन होगा ना, आप समझदार हो, इसीलिए कि आप मेरे साथ लाइव रहो, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती है अब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। दिन का क्लास कोलैप्स हुआ है, वही मैं आपको शाम को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर बताओ, यहाँ सुनो वाटर, एक मिनट वाटर। अच्छी बात बताओ, आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो सर, साउथ पोल पे ये साउथ पोल पर ये मीथेन कहाँ से आया। अब आप पूछ सकते हो ओशन के बेड के अंदर ये मीथेन कहाँ से आया। एक्चुअल में ये भी एक तरह के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ओके, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, है ना, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल, अच्छा फॉसिल का क्या मतलब होता है, फॉसिल का मतलब होता है, फॉसिल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, डोंट वरी, मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, ठीक है, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मिलती है। मुझे ये ज्यादा बतानी है, आई लास्ट टू देम, ओके। मैं अभी नया हूं तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, ठीक है, चलेगा, अनअकैडमी में तो जैसे मुझे पोल नहीं आता, मुझे चीजें नहीं आती, आई लर्न इट, आई टेक सम टाइम। तो अभी तक सुन रहे हो, है ना, मैं बोलूं, देखो फॉसिल्स क्या होता है, कभी किसी जमाने में वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, तो इसका मतलब साउथ पोल में भी कभी किसी जमाने में, आज वहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, किसी जमाने में वहां कोई पौधे रहे होंगे, किसी जमाने में वहां कोई एनिमल रहा होगा। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई होगी तो वो सारी चीजें रॉक्स के अंदर जाके दब गई होंगी, और रॉक का एक अच्छा खासा प्रेशर होगा, नीचे बायोमास है, ऊपर रॉक्स का एक प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से नीचे देखो ये फॉसिलाइज होकर धीरे 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 फ्यूल बन गए। आप मुझे बताओ, आज इराक, ईरान, कुवैत, यहाँ पे जो इतने सारे तुम लोगों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आज वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है किसी जमाने में वहाँ इतने बायोमास थे, कुछ ऐसा हुआ होगा, सब कुछ जमीन के नीचे जाकर रॉक्स में जाकर प्रेशराइज होकर एक अच्छा खासा प्रेशर टेम्परेचर में जाकर वो फ्यूल्स बन चुके हैं। तो वो फ्यूल जो बन चुके हैं दोस्त, वो उन्हीं फ्यूल्स में मीथेन भी है। तो ये मीथेन एक तरह की नेचुरल गैसेस हैं जो नेचर में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ ओशंस में है, क्यों, ओशंस में तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। एक बार एक यूपी पीसीएस में मैंने क्वेश्चन देखा कि उन्होंने ये पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, Where have a maximum photosynthesis? तो वहां आंसर लिखा था ओशन, और वो सही लिखा था। दुनिया में इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं होता, है ना, किसी लैंड में किसी जगह पे नहीं होता जितना कि ओशंस में होता है। ओशन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एल्गा, एल्गा एक तरह के प्लांट्स होते हैं जो एल्गा से भरे हुए होते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस से मैंने देखा था 2015-15 के आसपास, 5 साल पहले ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी प्लांट्स, यहाँ पे भी एल्गा होते हैं, यहाँ पे भी फिशेस होते हैं, उनके मरने के वो सभी नीचे बैठते हैं, और अच्छा खासा प्रेशर टेम्परेचर होता है, वो भी धीरे धीरे फॉसिलाइज होकर मीथेन बना लेते हैं, ठीक है। अब सुनो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, इन्हीं मीथेन को जो अंटार्कटिका और पावर है, इन्हीं को हम हाइड्रेट्स टर्म का यूज करते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब यहाँ आइस क्रिस्टल वाला हाइड्रेट्स है, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल वाला हाइड्रेट है, इसीलिए इसको मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मीथेन आइस क्रिस्टल से जुड़ा हुआ, आइस मतलब वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट्स, और यहाँ पर जो मीथेन गैस है वो भी क्या है, वो भी हैवियर वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ, ये भी एक तरह का आइस क्रिस्टल, ठीक है, सॉरी ये हाइड्रेट्स हो गया, और गैस के फॉर्म में होता है मीथेन। मीथेन वो गैस है, इसलिए ये नाम यूज करते हैं, क्लैरिनेट उसका केमिकल नेम है। तो सारी चीजों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब एक बात समझ, असल में क्या होता है कि हम भविष्य में इन गैसेस को निकालकर बाहर लाएंगे, समझ मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, और बाहर निकाल कर लाएंगे और इनको हम एज अ फ्यूल की तरह यूज करेंगे। तो हम इनको कह सकते हैं कि दीज आर द फ्यूचर फ्यूल्स। समझिएगा कहां पर क्या जाकर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। देखो इनको हम फ्यूचर फ्यूल कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, जो कि इंटरेस्टिंग बात है, ये 3 टाइम्स से ज्यादा है, यानी आज जितने भी फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है, जैसे कोल है, पेट्रोल है, जितना भी है, उनका 3 गुना से ज्यादा क्लैथरेट्स या गैस हाइड्रेट अवेलेबल है, जो समुद्रों और पोलर एरियाज में अवेलेबल है। तो सर इतना ज्यादा अगर क्लैथरेट्स का अमाउंट है, आज जितना भी पेट्रोल, डीजल, कोयला है, उसका 3 टाइम्स से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इस तरह के फ्यूल को हम फ्यूचर फ्यूल कह सकते हैं। भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कमिंग फ्यूचर। यू शुड बी नो दिस, ठीक है, यू शुड बी नो। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज समझना यहाँ पे, है ना, दूसरी चीज समझना, ठीक है, दूसरी चीज समझना। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि ये फ्यूल और पता है लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स, आप सुनोगे तो सरप्राइजिंग होगा, लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स
दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैसाइड रिजर्व पूरी दुनिया में आपके भारत में है, जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। आपने सुना होगा, मन्नार की खाड़ी केरला वेला साइड में पड़ता है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार पूरी दुनिया का लार्जेस्ट गैसाइड रिजर्व माना जाता है, डिसाइड किया गया। अब आपको समझ में आएगा मीथेन हाइड्रेट्स आपके पेपर में 2020 के प्रीलिम्स में क्यों आए। पहली बार मैंने मीथेन हाइड्रेट्स को न्यूज में पाया था 2009 में, और तब से मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पेपर आया 2020 में, इट केम इन 2020। ठीक है, स्टिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। ओके, एक मिनट सुनो, ठीक है, अभी थोड़े समय और बताता हूँ। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लॉजिकल है। यहाँ पे आप इस फिगर को देख रहे हो ना, स्पीकर को देख रहे हो, स्पीकर को देख रहे हो, ठीक है। असल में यहाँ पे थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, क्योंकि दूसरे पेज पे जाऊंगा तो फिर स्पीकर बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैंने हटा दिया जगह। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, सुनो होता क्या है। बहुत अच्छा, सबने 1-1 लिखा है, ग्रेट। देखो एक चीज मैं ये बता रहा हूँ होता क्या है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ये बताओ, ये एटमॉस्फेयर है, ये ऐसे करता हूँ मैं, अगले पिक्चर पे चलता हूँ, ठीक है। इधर ये क्या है, ये ओशन की तली है, ठीक है। ये मीथेन है जो नीचे अवेलेबल है, और ये मीथेन जो है वो हैवियर वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मीथेन कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना। अगर ये CO2 होता तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेता। ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा, और ये H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड होता है, और यही कार्बोनिक एसिड आगे चलकर H+ और HCO3- में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और बाइकार्बोनेट आयन। और अगर किसी पानी में किसी जगह पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वो चीज अधिक से अधिक एसिडिक हो जाती है, और इसी तरह ओशन एसिडिक हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 2014 में पूछा गया है, जो इन्वायरमेंट के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंट में आपको बताऊंगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओशन एसिडिफिकेशन, उसका एक केमिकल फार्मूला मैंने समझा दिया, ठीक है। यही मैं बता रहा हूं कि जो CO2 होता है वो तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, पर मीथेन कभी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन पेपर, देखा दोस्त, देखा क्वेश्चन यूपीएससी के लॉजिक होते हैं, ऐसे थोड़ी ना हवा में कुछ भी पूछ दिया, नहीं। ये देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है, कितना बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहता हूं यूपीएससी आई लव यू, ऐसे कुछ बनाते हैं ना, लव यू, आई लव यू। मतलब यूपीएससी क्वेश्चन दिखने में लगता है कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, आप रैंडम मत करो, और एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ये देखो, ये है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, और उसको किस तरीके से लॉजिक करके पढ़ना, ठीक है। तरह ये मीथेन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है, अगर मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये ओशन है ना, इसको ओशन समझना, समझो, लॉजिक समझो। एंड अभी आपके यूपीएससी क्वेश्चन लगी, ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में CO2 है, अदर गैसेस। जैसे से यहाँ CO2 या अदर गैसेस बढ़ रही है, यानी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। आपने पता नहीं ये केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। केमिस्ट्री, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वाटर बबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, इस तरह की बॉन्डिंग्स होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर पे बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर यहाँ CO2 का लेवल है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर के अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है ये ब्रेक हो जाएंगे, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएंगे, और ये पॉसिबिलिटी है कि ये मीथेन वगैरह जो है वो बाहर निकल आए। सोचो, मेरा कहने का मतलब है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग गैस निकल ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है कि ऊपर जो यहाँ पर वाटर का लेवल का ये टेम्परेचर इक्वल टू ये टेम्परेचर से संपर्क में आएगा, और अपर लेयर ऑफ द वाटर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और ऊपर के टेम्परेचर से ऊपर का वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगेगी। और इस तरह के मीथेन जो ओशन में नीचे है और कम, जहां पे डेप्थ भी कम है, तो वहां पे तली ऊपर मिलेगा, वहां पे तली ऊपर मिलेगा, ये मीथेन बाहर आ सकता है। पता है, अगर मीथेन बाहर आ गए तो इतना टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, मल्टीपल टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि एक मीथेन 12 गुना, 14 गुना, ठीक है, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है इन कंपैरिजन टू CO2, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग किस पे डिपेंड करती है ना। ये भी देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे काफी लोग इस तरह की चीजों को ध्यान ही नहीं देते, ना कोई बताता ही होगा मुझे लगता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कई चीजों पर डिपेंड करती है, आगे से ध्यान रखना। और यहाँ पर मीथेन और CO2 के रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला डिपेंड करता है विच गैस इज गोइंग टू एमिट देयर, कौन सी गैस उस जगह पे निकल रही है, पहली चीज। विच गैस इज गोइंग टू एमिट देयर, पहली चीज। दूसरा डिपेंड करता है इन हाउ मच अमाउंट, यानी कितने परसेंटेज में वो गैस वहां पे निकल रही है। तो पहला हो गया कौन सी गैस निकल रही है, दूसरा कितने अमाउंट में वो गैस निकल रही है, तीसरा उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जो गैस निकल रही है वो कितना एफिशिएंट है ग्लोबल वार्मिंग करने। हो सकता है कोई गैस ऐसा निकला जो बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता रखता हो, लेकिन गैस अमाउंट है बहुत ज्यादा, तीसरी चीज। और चौथा, बहुत बढ़िया आदित्य, सही बोल रहे हो, उसका रेजिडेंस टाइम कितना है, एक्सीलेंट, उसका रेजिडेंस टाइम कितना है। अब आपको जाके परफेक्टली समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में जो गैस निकलती है उन गैस के किन किन प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। रेजिडेंस टाइम का मतलब होता है कितने समय के लिए वो गैस उस जगह के एनवायरमेंट में है, ठीक है ना। बहुत अच्छा आदित्य, आई एम सो हैप्पी विद योर आंसर। मतलब इस तरह के लॉजिकल आंसर जब आप मुझे बताओगे ना, तो आई फील सो मच हैप्पी, ठीक। घबराओ नहीं, आप एक समय के बाद ना इस तरह के आंसर्स देने लगोगे, ठीक है। तो फिर बताते हैं, चलो फिर बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग किस पे डिपेंड करती है। पहला क्या है, ग्रेट, कौन सी गैस निकलती है। दूसरा, जो गैस निकलती है वो कितने अमाउंट में निकलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे मैंने बोला एक कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 1 CO2, मैंने बोला अच्छा ये बताओ एक मीथेन बराबर कितना एफिशिएंट है CO2 के, तो बोलोगे 12 गुना CO2 के बराबर।
तो भाई यार 1 मीथेन निकला तो इक्वल टू 12 टाइम ऑफ CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग हुआ। वेरी गुड। और तीसरा वो कितने समय के लिए रुकता है? जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कि जो मीथेन ग्लोबल वार्मिंग गैस है वो करीब 1 to 2 डिकेड्स तक एटमॉस्फेयर में होता है। ये क्वेश्चन उठा के देखना जब मीथेन हाइड्रेट वाला क्वेश्चन पूछा था तो सही पूछा था, करीब 10 से 20 साल तक मीथेन का रेजिडेंस टाइम हो सकता है कि उस एरिया में मीथेन वहां पे 10 से 20 साल है। और बताओ अगर 10 से 20 साल तक अगर वहां मीथेन रहेगा तो कितना ज्यादा दिन तक ग्लोबल वार्मिंग वहां हो सकती है। ओके चलिए बहुत अच्छा। AYZ है सर। ओके चलिए। सो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं यहाँ पे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मीथेन हाइड्रेट्स का फ्यूल भी यूज कर सकते हैं और मीथेन हाइड्रेट्स का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव इंपैक्ट तब हो सकता है कि अगर ये मीथेन कहीं बाहर निकल आए और ये मीथेन अगर बाहर निकल कर आते हैं तो करीब 10 से 20 साल तक वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और 10 से 20 साल तक वहां पर वो ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। 10 से 20 साल तक वो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाहर आया तो खतरा। एग्जैक्टली इट्स लाइक बाहर आया तो खतरा। चलिए हमने आपको ये भी बता दिया। एक टॉपिक और बचा है, इसको हम कहते हैं सेल गैस। वो भी खत्म कर लेते हैं तो आज हमारा ये टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट यू कम ऑन द सेल गैस। चलिए सेल गैस पर आइए। दिस इज द लास्ट टॉपिक, गैसेस नेचर ऑफ इट। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि आप लोग रॉक्स कितनी तरह के होते हैं। मैं बैकग्राउंड पे ले जा रहा हूं। ठीक है, रॉक्स, टेल मी द टाइप्स ऑफ रॉक्स। बहुत अच्छा, 3 टाइप्स होते हैं। आई एम सो मच हैप्पी। अब इनके नाम कौन करते हैं? तो पहला आपने सुना होगा इग्नियस रॉक। ठीक है, फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक। फाइन। दूसरा जो रॉक है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, बहुत अच्छे, एवरीबॉडी इज राइट, है ना, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरा जो रॉक होता है उसको हम बोलते हैं दिस इज द मेटामॉर्फिक रॉक। सो रॉक्स की 3 तरह के होते हैं, 3 तरह। ठीक है, पहला जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, दूसरा जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तीसरा जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब जरा समझना, इन रॉक्स के, ये मेन रॉक हो गए, इन रॉक्स के सब टाइप्स होते हैं। इन रॉक्स के सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन रॉक्स के सब टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के सब टाइप्स होते हैं सेल रॉक। समझना, धीरे धीरे समझना। सेल रॉक एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स के सब टाइप्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आप लोग जो घरों में संगमरमर यानी मार्बल यूज करते हैं वो एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं जो सेल रॉक हम लोग यूज में लाते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक सब टाइप्स है। ठीक है, सब टाइप्स है। आप मुझे बता दो कि किस तरह के रॉक्स में फॉसिल पाया जाता है। मुझे सिर्फ ये बता दो किस तरह के रॉक्स में फॉसिल पाया जाता है दोस्त, आप मुझे सिर्फ ये बता दो। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स हैव अ प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, आप सब सही हैं। सेडिमेंट्री रॉक ऐसा रॉक होता है जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जिस तरह के रॉक्स में फॉसिल होगा उसी तरह के रॉक में फॉसिल फ्यूल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको कहीं फॉसिल फ्यूल ढूंढना है और आप किसी रॉक के अंदर ढूंढना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए किस रॉक के अंदर आपको फॉसिल फ्यूल मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। और दूसरी चीज मैं बोलूंगी सेडिमेंट्री रॉक का ही एक टाइप सेल रॉक है, यानी सेल रॉक के अंदर आपको फॉसिल मिलेगा। जल्दी बोलिए, यानी सेल रॉक के अंदर फॉसिल मिलेगा। और ये फॉसिल जो होता है जो सेल रॉक के अंदर होता है या तो वो एक ऑयल के फॉर्म में होता है और या तो वो एक गैस के फॉर्म में होता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेल रॉक इज अ सब टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और इन दिस सेल रॉक हैव अ प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑयल एंड सेल गैस। Cell rock have a presence of fossil fuel. Again, I repeat, cell rock have a presence of fossil fuel in the form of cell oil and cell gas. In the form of cell oil and cell. तो ये cell oil और cell gas के फॉर्म में जो fossil fuel होते हैं मैंने आपको दिखा दिया। असल में cell oil इतने पॉपुलर नहीं हुए जितने की cell gas पॉपुलर हो गए और इन्हीं सेल गैस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब अगर मैं पूछूं कि सेल गैस का बेसिक कांसेप्ट समझ में आएगा नहीं, हम इन्हें सेल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल रॉक एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। सेल रॉक पर ही फॉसिल पाए जाते हैं और फॉसिल जो होते हैं वो ऑयल और गैस के फॉर्म में होते हैं और अगर ये गैस के फॉर्म में है तो इन फॉसिल को हम सेल गैस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सेल गैस समझ चुके, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सेल गैस से कंफ्यूज नहीं होंगे। Just a minute, just one of the guy has written the questions. So biogas only bacteria have to use it. In that case, sir, in the case of CNG, leakages can cause much more environment damage. To prevent this type of mishappening, we need to be very careful in the transporting of PNG. Nilanshu, you definitely right. You definitely right. I agreed with you. Okay, I agreed with you. But एक बात बताऊं, देखो CNG have a good potential in comparison to methane. Okay, Nilanshu, listen to me. CNG have a more potential in comparison to, मतलब methane has a more potential in comparison to CO2. But the amount of methane in the atmospheric gas is very, very less. That is the reason when you go and watch out the carbon dioxide amount, the carbon dioxide amount से आपको ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा मिलती है in comparison to methane. Okay, बच्चा, Nilanshu, मैंने अभी आपका मैसेज देखा, शायद मैं थोड़ा लेट हो गया, फाइन, कोई बात नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, आपके मैसेज तुरंत देख लूंगा, कब पूछ रहे हो आप, ठीक है। जैसे जेन का भी एक मैसेज था, ठीक है। तो नीलांशु, बच्चा, यू क्लियर? ओके नीलांशु, ओके ग्रेट नीलांशु, फाइन। मैं ये बोल रहा था कि आई वाज टॉकिंग अबाउट सेल गैस। पता है सेल गैस का अगर हम मेन कंपोजिशन देखें, सेल गैस का अगर हम मेन कंपोजिशन देखें, सेल गैस का मेन कंपोजिशन देखें तो सेल गैस के मेन कंपोजिशन में एक्चुअल में मीथेन आता है। सेल गैस के मेन कंपोजिशन में एक्चुअल में मीथेन आता है, लेकिन पता है मीथेन के अलावा यहां पर आपको प्रोपेन भी मिलता है,
यहाँ पर आपको ब्यूटेन भी मिलता है और कुछ अदर गैसेस मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर प्रोपेन और ब्यूटेन तो हम एलपीजी सिलेंडर में जलाते हैं, डेफिनेटली यू आर राइट, लेकिन यहाँ पे भी प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। जो एलपीजी सिलेंडर वाला प्रोपेन ब्यूटेन है आपको पता होगा वो रिफाइनरी से आता है, जब हम तेल को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोपेन ब्यूटेन है, ये जो प्रोपेन ब्यूटेन आता है दोस्त, ये प्रोपेन ब्यूटेन जो है ये नेचुरल वाला है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या सेल गैस में सिर्फ मीथेन ही होता है तो मैं गलत हूँ। ये क्वेश्चन एक बार 2014 के पीटी में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेल गैस इन ओशंस जभांशुरी, देखो बच्चा सेल गैस को आप ओशंस के अंदर भी कह सकते हो, क्योंकि आप एक बात बताओ, मान लो ये ओशन है, जरा ध्यान देना बच्चा, है ना, ये मान लो ओशन की तली है ना, ओशन का बेस है, तो ओशन के अंदर भी तो रॉक है। रॉक जो है वहां पे भी तो सेडिमेंट्री रॉक है, और उस सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर या सेल रॉक है, वहां भी फॉसिल है। तो आप ओशन के अंदर जाकर भी यहां से निकाल सकते हैं। आपने सुना है कि ओशन के अंदर गैस थोड़ी ना, तेल भी होता है, ठीक है बच्चा। किसने पूछा मुझसे? जेबी हनुसरी, कोई भी होगा, है ना, बट मैंने दे दिया आंसर, ठीक है। अभी दारा जो अब थोड़ा मुझे सेल गैस खत्म करने दो, वी हैव ओनली 8 मिनट्स, ठीक है, फाइन। अच्छा, मैं ये हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फाइन। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको बताऊं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल गैस की बात करें, अगर हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सेल गैस के बारे में, दुनिया में कहां कहां पर सेल गैस है, तो याद रखना सबसे ज्यादा सेल गैस रिजर्व पूरी दुनिया में चाइना में है। नंबर 1 पर चाइना है। नंबर 2 पर पूरी दुनिया में अगर हम सेल गैस रिजर्व जो ढूंढे गए हैं वो है अर्जेंटीना में, है ना। नंबर 2 पर अर्जेंटीना, याद रखना। नंबर 3 पर सेल गैस रिजर्व जो जहां ढूंढा गया ये अल्जीरिया, ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर 4 पे जो सेल गैस रिजर्व है वो अमेरिका है, दैट इज यूएस। तो पूरी दुनिया में वेयर हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल गैस रिजर्व। तो अभी ये रैंकिंग आप देख सकते हैं, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 अल्जीरिया, नंबर 4 यूएस। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंडिया स्टैंड द 11th पोजीशन इन द वर्ल्ड। इंडिया स्टैंड 11th पोजीशन, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर आता है जहां पर सेल गैस रिजर्व है। Okay, Pallavi, you right बच्चा। Okay, China, then Argentina, then Algeria, and then US. ठीक है, this is the order. Producer मैं मान सकता हूँ, but reservoir वाला China है। Okay, Ravi, I agree. ठीक है, you are right. USA is the greatest producer मैं मान सकता हूँ। पता है, USA वो कंट्री है जो मुझे अभी भी याद है, 2000 में जब मैं ईयर 2000 की बात कर रहा था, US लगभग 1% के आसपास गैसेस रिजर्व्स को यूज करता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अभी आपके पास गूगल है ना, फट से देखो 2020 में 21 में आकर मैंने अभी देखा कि करीब 34%, 36% अराउंड अप्रॉक्स कर दिया करो, इतना विजिट हम करते हैं। आज गैसेस नेचर से एनर्जी बनाने की बात कर रहे हैं अमेरिका। सोचो 35%, आप गूगल में 34, 36 मिल जाएगा, तो अप्रॉक्स कर दिया करो ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हैव अ गुड एनर्जी जनरेशन यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया इंडिया स्टैंड 11 पोजीशन, ठीक है, इंडिया स्टैंड 11 पोजीशन। एक चीज और मैं बताऊंगा कि सेल गैस के एक्सप्लोरेशन की कुछ टेक्नोलॉजी है, सेल गैस के एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और सेल गैस के एक्सप्लोरेशन की 2 टेक्नोलॉजी है, दोनों नाम आपको रटने पड़ेंगे, प्रोसीजर नहीं रखना, जानना कि कैसे करते हैं, बट नेम यू शुड बी नो। सेल गैस एक्सप्लोरेशन की 2 टेक्नोलॉजी, एक जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, एक जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, FRACTURING, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। और दूसरा जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, दूसरी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो सेल गैस के एक्सप्लोरेशन, यानी सेल गैस जहां पर पाया जा रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करना, वहां से निकालने की जो टेक्नोलॉजीज होती है, 2 टेक्नोलॉजीज जो यूज करते हैं, द वन इज हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, 2 टेक्नोलॉजीज को हम यूज करते हैं, 2 टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, भारत के पास दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत, अगर मैं बोलूं कि इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूं, समझना, तो इंडिया में सेल गैस रिजर्व्स के बारे में 2010-11 में ही पता चल जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो रिलायंस कंपनी है इंडिया में, रिलायंस कंपनी, ये ही वो कंपनी है जिसने सबसे पहले इंडिया में सेल गैस के रिजर्व्स के बारे में बताया था कि भारत में सेल गैस का रिजर्व है। तो फर्स्ट टाइम विच कंपनी हैज डिस्कवर्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल गैस इन इंडिया, तो दैट इज द रिलायंस कंपनी, है ना। तो भारत में सेल गैस तो 2010-2011 में आइडेंटिफाई हो जाता है और हम इसका एक्सप्लोरेशन वर्क भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या इंडिया में वी हैव स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन वर्क, क्या हमने इसका उत्खनन कार्य शुरू कर दिया है, तो आंसर है यस, हमने इसका एक्सप्लोरेशन वर्क शुरू कर दिया। बट यहां पर एक बात बोलूंगा कि वी आर नॉट टेक्निकली साउंड, यानी हमारे पास वो अच्छी वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम सेल गैस को अच्छी तरह से एक्सप्लोरेशन कर सके, ठीक है, जिससे हम अच्छी तरह से एक्सप्लोरेशन कर सके। तो मैंने इंडिया के रेफरेंस में क्या बोला, थोड़ा ध्यान देना दोस्त, मैंने इंडिया के रेफरेंस में ये बोला कि इंडिया में जो सेल गैस है, ठीक है, इधर देखना, अगर हम सेल गैस की बात करें तो इंडिया में 2010-11 में सेल गैस रिपोर्टेड हो चुका है। यानी अगर मैं 14 में जाकर एक क्वेश्चन पूछूं यूपीएससी में कि अभी तक इंडिया में कोल बिट मीथेन पता है पर सेल गैस रिजर्व आइडेंटिफाई नहीं है, तो वो क्वेश्चन जो यूपीएससी 2014 के पीटी में पूछ रहा हूं गलत है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि सेल गैस 2014 के क्या 10 में ही खोला जा चुका था, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। और कोल बिट मीथेन तो और पहले से पता है, तो कोल बिट वाला स्टेटमेंट सही था, उसी में लिखा था सेल गैस नहीं ढूंढा, गलत था, ठीक है। तो भारत में सेल गैस तो 2010-2011 में ढूंढ लिया गया, इसका एक्सप्लोरेशन वर्क जो है वो थोड़ा हमने शुरू किया, लेकिन हमारा जो एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है इसको एक्सप्लोर करने की, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो वही मैंने बोला कि इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स एक्सप्लोरेशन वर्क बट वी आर नॉट टेक्निकली साउंड।
हम काफी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले, इवन आपको बताऊं बहुत पहले मनमोहन सिंह के टाइम में ओबामा साहब भारत आए थे, ठीक है, ओबामा साहब, और ओबामा साहब ने कहा था कि इंडिया में तुमको ना सेल गैस एक्सप्रेशन टेक्नोलॉजी दूंगा। ये मैं 2010-11 क्या से बता रहा हूँ, जब उस समय मैं क्लासेस लेता आईएएस की, उस समय मैं पढ़ाता था, उस समय जब 10-11 में ये चीज आई तो तभी से मैंने कहा कि देखो हो सकता है इंडिया में चीज आ जाए, लेकिन इसके बारे में अभी तक मैंने कहीं पाया नहीं कि क्यों नहीं आया, क्या ऐसा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन वर्क, थोड़े बहुत लेवल पे हम लोग सेल गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं यहीं पर, मैं आगे बढ़ूं दोस्त, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, वी हैव 3-4 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स ओनली, ओके ग्रेट। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं MOPNG, नाम सुना होगा, यू हर्ड द नेम ऑफ MOPNG? MOPNG का मतलब होता है मिनिस्ट्री मैं लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन 2016 के पीटी में पूछा गया, कम से कम आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन लगाए हैं दोस्त, ठीक है, ठीक है। MOPNG 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है ना, उन्होंने पूछा गया कि इंडिया में सेल गैस रिजर्व्स कहाँ है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, MOPNG मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने ये बताया है कि इंडिया हैव 6 प्लेसेस जहां पर सेल गैस रिजर्व्स हैं, हैव अ प्रेजेंस ऑफ सेल गैस रिजर्व्स। तो इंडिया में 6 ऐसी जगह हैं जहां पर सेल गैस रिजर्व ढूंढे हैं, और इन 6 लोकेशंस में उन्होंने 2016 में 3 लोकेशन दिए थे और तीनों सही दिए थे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे एक एरिया है जिसका नाम है कैम्बे बेसिन, एक एरिया है जिसका नाम है कैम्बे बेसिन, द वन इज द कैम्बे बेसिन, ठीक है। दूसरा जो एरिया है कैम्बे बेसिन के बाद, ठीक है, दूसरा जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज इंडो गैंगेटिक प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, द सेकंड वन इज द इंडो गैंगेटिक प्लेन। तीसरा जो एरिया है दोस्त, तीसरा जो एरिया कैम्बे बेसिन इंडो गैंगेटिक प्लेन के बाद द थर्ड वन इज, आई विल टेल यू क्या नाम है उसका, असम अराकन, ठीक है, असम अराकन बेसिन, ठीक है, थर्ड वन इज असम अराकन बेसिन, असम अराकन बेसिन डी असाइन। चौथा जो है वो है क्या था, गोंडवाना रीजन, ठीक है, चौथा जो है दैट इज गोंडवाना रीजन। जो मैं लिख रहा हूँ आप रट लेना दोस्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2016 के प्रीलिम्स में। अगला जो है दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना, पांचवा जो है दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और जो छठा है द लास्ट वन इज आई एम टेलिंग यू दैट इज इन कावेरी बेसिन, ठीक है, दैट इज इन कावेरी बेसिन, दैट इज इन कावेरी बेसिन। तो ये 6 जगह ऐसी हैं, दीज आर द 6 लोकेशन इन इंडिया, सो दीज आर द 6 लोकेशन इन इंडिया जहां पर सेल गैस रिजर्व जो है वो पाए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा चुका है। क्लास टाइम इज अप, क्लिक ऑन टाइमर टू एक्सटेंड क्लास। टाइमर कहाँ है, एक्सटेंड फॉर 10 मिनट्स, हाँ 10 मिनट्स में हो जाएगा, एक्सटेंड फॉर 10 मिनट्स, ओके, थैंक यू। सिर्फ 10 मिनट खींच रहा हूँ, गुस्सा मत करो, ठीक है, मैं खुद नहीं चाहता कि इस चीज का कुछ पार्ट रखूं कल के लिए, तो 10 मिनट्स में द क्लास विल ओवर, ठीक है। मुझे पता आप थके हुए हैं और मेरे को पता है मैं भी थका हुआ हूँ, बट स्टिल क्योंकि दिन में क्लास नहीं हुई है, आई एम वेरी पंक्चुअल, सुबह की टाइम में जो दिक्कत थी उसको सॉल्व आउट करने के। रमा बाद में डिनर करना, अच्छा खुशी, तुम लोग इतने क्यूट से मैसेज देखते हो, रमा बाद में डिनर करना, चलो अच्छा है, मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, और याद रखना कि थोड़ा सा हम लोग डिसिप्लिन बना के रखेंगे, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं बार-बार आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, रीजन जो कि अच्छा आपको बनना पड़ेगा, अगर यू विल बी नॉट अ गुड गाइज तो इंडिया विल हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको वो डिसिप्लिन, आपको रिस्पेक्ट अच्छे से आनी चाहिए। नहीं 1 घंटा और रहने की जरूरत नहीं, ओनली गिव मी 10 मिनट्स, ठीक है। चलो ये पहले 6 नेम्स यू पीपल हैव रिटन, नहीं पूरी रात मत बैठो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको मैंने बहुत बार बताया, फिर बता रहा हूँ। कलाम साहब जब मुझे क्लास लेते थे बोलते थे, कभी जानते हो, ठीक है, कलाम साहब की बात सुनो, कहते थे कि किसी भी स्टूडेंट को सोना बहुत जरूरी होता है। सुनो, आपने तो कभी कलाम साहब से क्लास नहीं की ना, आप समझ लो मैं ही कलाम साहब की तरह पढ़ा, पहले मैं तो उनके पैर का धूल के बराबर भी नहीं सुनो, हमेशा कहते रवि जानते हो सोना बहुत जरूरी होता है। क्यों सोना जरूरी होता है? क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हम रिचार्ज हो जाते हैं, और जब हम रिचार्ज हो जाते हैं ना तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की, ठीक है। तो याद रखना आगे से आप जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, सोने के साथ कभी कंप्रोमाइज मत करना। 6 से 7 घंटे की इतनी अच्छी नींद लेना कि कल आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आपका ब्रेन इतना शांत हो कि यू पीपल कैन कॉन्सेंट्रेट इन योर इंटायर थिंग्स। इसलिए मैं भी सोऊंगा क्योंकि कल मुझे फिर क्लास करनी है, ओके, सो यू पीपल रिमेंबर। और दूसरी चीज, रिचार्ज होने का 2 तरीका होता है, एक अगर हम अच्छी स्लीप ले लेते हैं और दूसरा अगर हम स्माइल लेते हैं, यानी हम खुश हो जाते हैं, यानी कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज भी होती है। मैं साइंस वाला तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में क्या करता हूँ, थोड़ा सा हंसाता हूँ, ठीक है, हंसाता हूँ, क्योंकि हंसाना इज द बेस्ट थेरेपी टू रिचार्ज योर ब्रेन। ये तो मैं कह नहीं सकता कि 2 घंटे क्लास में 15 मिनट आंख बंद करो मेडिटेशन करो, तो वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं आपको बीच बीच में 2 घंटे में अगर 5 बार 10 बार आपको 1 मिनट हंसा दूं, तो कहीं ना कहीं 5-7 मिनट आपको हंसाने के बाद 1 घंटा 50 मिनट इफेक्टिव क्लास में ले लेता हूँ और आपको बार बार चार्ज कर देता है ये स्माइल, ठीक है। चलिए, सो आप में से गुजारिश है, आप में से कभी भी कोई भी स्टूडेंट सोने के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि सोने का मतलब क्या है, खोना नहीं। सोने का मतलब है, कलाम साहब की बात सुनो, कलाम साहब सीधा बोले रवि, सोने का मतलब होता है, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग। कलाम साहब की बात बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग?
टू रिचार्ज द ब्रेन, है ना, टू रिचार्ज द ब्रेन। गुड, 6 मिनट लेफ्ट है, कोई बात नहीं शालू, हम खत्म कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, हम एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ग्रेट, तो आप सब कभी भी, है ना, इसके साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है, सोने के साथ। एक्सेस सोना भी आपके लिए गलत है, क्योंकि आपके पास पढ़ना कब होगा, ठीक है। हमारे पास 6 मिनट है। सुनो, एक चीज है जो मुझे लास्ट से जोड़नी है, क्वेश्चंस क्या जोड़ना है एक्चुअल में, यहाँ पर एक चीज मुझे जोड़नी है, क्या मैं ध्यान आ रहा था, अरे हाँ, आपने ग्वार का नाम सुना है, ग्वार, ग्वार, कोई मेरा छोटा भाई है जो राजस्थान से है, एनीबॉडी हियर? ग्वार फली, यू आर राइट, मैं हर्षा है ना, आदित्य है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, पल्लवी, अंजलि, काफी बच्चे, ठीक है। देखो, ग्वार जो होता है दोस्त, वो राजस्थान में बहुत होता है। ग्वार इज द लोकल नेम, ग्वार इज अ हिंदी नेम आल्सो, मे बी समबडी इज ऑफ साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्ट के बच्चे सोच रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ग्वार इज अ हिंदी नेम, इट्स इंग्लिश नेम इज क्लस्टर बीन, इट्स इंग्लिश नेम इज क्लस्टर बीन, इट्स इंग्लिश नेम इज क्लस्टर बीन। और जो क्लस्टर बीन जो प्लांट है ना, वो लेग्यूम ग्रुप का प्लांट है। लेग्यूम ग्रुप में आई होप यू पीपल नो वेरी वेल, जिसमें पल्सेस आते हैं, पल्सेस आते हैं, ठीक है, ये पल्सेस आते हैं, है ना, इसमें पल्सेस आते हैं, ठीक है, इसमें पल्सेस आते हैं। एक्चुअल में होता क्या समझो, क्लस्टर बीन पल्सेस आते हैं, लेग्यूम ग्रुप्स में आता है, और लेग्यूम ग्रुप्स में जो प्लांट्स होते हैं, आप सब जानते हैं, एक तरह के फर्टिलाइजर भी होते हैं, क्योंकि जब सॉइल में इनके रूट्स वगैरह को हम छोड़ देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, और वो अगला जब क्रॉप लगाते हैं उसके लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बताऊं, ये जो लेग्यूम क्रॉप जो ग्वार है, इनको उस जगह के जो कैटल्स होते हैं, है ना, उस जगह के जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, ठीक है, दे टेक इट एज अ फॉडर क्रॉप, उसको चारे के रूप में खाते हैं, दे टेक इट एज अ फॉडर क्रॉप। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि राजस्थान में ये जो कैटल्स होते हैं, वहां के कैटल्स उनको चारे के फॉर्म में खाते हैं, डेफिनेटली वो चारे के फॉर्म में खाते हैं, फॉडर की तरह, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, फाइन, ये पूरा का पूरा जो ग्वार है, ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ग्रो करता है। कहां ग्रो करता है दोस्त? एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ग्रो करता है। एरिड सेमी एरिड एरियाज किसको बोलते हैं? जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, ड्राई एरियाज में कम होती है ना, वहां पर। और ये आपको बताऊं तो पूरा राजस्थान से लेकर पूरा वेस्टर्न इंडिया को लेकर और सीधा पाकिस्तान से घुसते चले जाओ, इस पूरे के पूरे इंटायर बेल्ट में मैसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्वार होता है, ठीक है, मैसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्वार होता है। असल में इस ग्वार का बहुत ज्यादा डिमांड है। इस ग्वार से क्या होता है, इससे गम निकलता है, गोंद मटेरियल निकलता है, केमिकल मटेरियल निकलता है, उसको ग्वार गम कहते हैं। इस ग्वार गम का बहुत ज्यादा डिमांड था पहले, ठीक है, ग्वार गम का डिमांड था बहुत पहले। क्यों? जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं, फिर ना, जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस अभी मैंने आपको बोला था, सेल गैस में जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें ग्वार गम का यूज किया जाता था कहीं किसी जगह पे। इसलिए जिस कंट्री में सेल गैस एक्सप्लोरेशन हो रहा था, वो लोग इंडिया से अच्छा खासा, राजस्थान वगैरह से काफी ज्यादा ग्वार गम की डिमांड करते थे, और इसीलिए ग्वार गम की डिमांड होने से इंटरनेशनल लेवल पर सेल गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए इसका प्राइस काफी ज्यादा था। जो हमारे इंडियन फार्मर, जो हमारे राजस्थान के जो मित्र भाई हैं, किसान मित्र भाई हैं, उनकी बड़ी अच्छी इनकम होती थी। पर हुआ क्या जानते हो, 2015 के बाद इसकी डिमांड जो है ग्वार गम की, वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि लोगों ने नेचुरल ग्वार गम उस पौधे से लेना खत्म कर दिया, क्योंकि कुछ केमिकल उन्होंने बना लिया सिंथेटिक तरीके से, और उस सिंथेटिक ग्वार को उसी तरीके से यूज करने लगे जैसे नेचुरल ग्वार यूज करते थे। तो हमारे किसान भाइयों को फिर नुकसान होने लगा। नहीं तो सोचो, ये ग्वार गम इतने महंगे हुआ करते थे किसी जमाने में, जिससे हम लोगों की कमाई भी अच्छी हुई थी हमारे फार्मर्स की राजस्थान में। यही चीज मुझे बतानी थी। और एक लास्ट ग्वार के बारे में और बता दूं, ये क्वेश्चंस तो यूपीएससी ने 2014 के पीटी में पूछ लिया। लो, एक और क्वेश्चन निकला, ठीक है, ये बताओ ग्वार वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो लास्ट 1 मिनट का कंसेप्ट और है, वो भी बता देता हूं, ठीक है बच्चा, है ना, ठीक है बच्चा, अब सुनो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, ग्वार गम का एक चीज और है, असल में एक और इसका यूज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग मिल्क लेते हैं, ठीक है, मिल्क लेते हैं, तो मिल्क को बॉईल करते हैं। जब मिल्क को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, मिल्क काफी थिक हो जाता है। क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और शायद आप में से जानते होंगे, अभी हम राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान में ब्रांड आता है सरस, मध्य प्रदेश का कोई होगा तो सांची, बिहार का कोई सुन रहा होगा तो सुधा। अब ये मत बोलना, गुजरात का तो अमूल मॉडल, आपको मैंने करंट भी बोला है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, ये सब आपको रबड़ी देते हैं, यू नो, इट्स वेरी स्वीट ना, कितना क्यूट सा है ना, मेरे को तो बहुत पसंद है रबड़ी। फिर मैं बिहार गया था पटना, तो मेरी बच्ची बुलाई अपने घर, तो मुझे रबड़ी खिलाई, है ना। रबड़ी में होता गया है, ठीक है, रबड़ी यही प्यार है आपका, ठीक है। जब भी आपके यहाँ आता हूँ, मैं टेलीग्राम पे अपडेट जरूर कर देता हूँ, तो जब भी आप अगल पास के हो तो आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। चलो, तो रबड़ी खिलाई। तो रबड़ी जो होता है दूध, वो असल में हम दूध को ना जब गर्म करते हैं, बॉईल होता है, तो दूध धीरे धीरे मोटा हो जाता है, और जब रबड़ी मोटा हो जाता है, जलेबी, अच्छा, तो रबड़ी दूध जब मोटी हो जाती है दोस्त, वो टेस्टी हो जाती है। लेकिन एक बात बताओ, जब हम दूध को गर्म करते हैं तो काफी सारी पानी उसका निकल जाता है, दूध कम हो जाता है। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, मैं काम कहता हूँ, अगर आप दूध ले लो, मिल्क ले लो, और मिल्क में ले जाकर आप इस ग्वार गम को मिला लो, बिल्कुल ग्वार गम को मिलाने से भी कुछ ऐसा होगा कि दूध ठीक हो जाएगा और दूध टेस्टी हो जाएगा। यस, मैं यही बता रहा था। असल में कुछ कंपनियां हैं दिल्ली में जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि आप मेरा दूध पियोगे, है ना, आप मेरा दूध पियोगे तो दूध जो होगा वो क्या होगा, मेरा जो दूध पियोगे वो दूध जो होगा वो काफी टेस्टी होगा, काफी थिक होगा। थिक का मतलब वो टेस्टी हो जाता है। तो वहां पे भी कुछ ग्वार गम का यूज किया जाता है, कुछ कंपनियां इस तरह की चीजें कर सकती हैं। इवन मैं आपको बताऊं, आप लोग टोमेटो सूप पीते हो, टोमेटो सूप, जल्दी बोलो, टोमेटो सूप पीते हो? टोमेटो सूप में भी उसको मोटा करने के लिए, थिक करने के लिए ग्वार गम का यूज होता है, कुछ लोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोग केचप जानते हो, टोमेटो केचप। देखो, मेरे से ये चीजें तुम पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे जो पेपर सेटर वेटर है ना, उसमें मेरे सीनियर प्रोफेसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते चलो। ये जो केचप वेचप है ना, केचप वेचप, इसको भी मोटा करने के लिए हम ग्वार गम का यूज करते हैं।
तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, रिन्यूएबल एनर्जी। कल हम लोग मॉर्निंग में 12 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है, 12 बजे फिर मिलेंगे और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम बचता है, मेरा काम हो जाएगा 25 मिनट्स में, 25 सेकंड्स में, ठीक है। बहुत अच्छा। अच्छा बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को बोलो कि मुझसे जुड़े। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सोचो एक टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि आप जुड़ो ना जुड़ो मेरा क्या फर्क पड़ता है। ओके एवरीवन, तो आप सब सारे दोस्तों को बोलो, अनअकैडमी पे जितने बच्चे 5 साल 10 साल पहले भी आए, ठीक है, सबको बोलो आए। मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ साइंस एंड टेक, और मैं बिल्कुल साइंस एंड टेक में कुछ करने आया हूँ, साइंस टेक एनवायरमेंट में। इस सब्जेक्ट को, है ना, तुम लोग हो बहुत मासूम, ठीक है, तुम लोग हो बहुत मासूम, ठीक है, तो थोड़ा मैच्योर तरीके से मेरे पास रहो। ऐड वन स्टूडेंट नहीं, ऐड एवरी स्टूडेंट्स, ऐड एवरी स्टूडेंट। मैंने फिर बोला कि जाने के पहले इस दुनिया से मैं साइंस टेक को एक सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। जो साइंस टेक को आप लोगों ने गंद मचा रखा है, करंट अफेयर्स पढ़ लो हो जाता है, वो पूरा मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने साइंस टेक की बुक लिखी, इसीलिए मैंने साइंस टेक की बुक लिखी। और यही चीज मैं आपको इन्वायरमेंट में बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट में जो आप लोग ये किताब पे जाके रुक गए हैं ना, उससे कुछ आता जाता है नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसको चुपचाप कीजिए और भरोसा कीजिए, ठीक है। मुझे आप लोगों के नजर बचा के सामने बात करनी है, ठीक है, मुझे आपसे नजर नहीं चुराना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मैंने कभी लोगों को देखा है कि अध्यापकों को आप ना मुंह पर जाके कुछ बोल देते हो। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मेरे को आपको आंख मिला के बात करनी है, ठीक है। सब आएंगे दिखते जाए, हमको सब नहीं, आप जितने हैं सबको बुलाओ चुपचाप, ठीक है। क्योंकि मैं अगर एक बैच ही पढ़ा रहा हूँ, इस बैच में मेरे पास 5000 बच्चों से कम नहीं सुनने चाहिए, बस मेरे को ये पता है। जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप है, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी है, वॉट एवर योर फ्रेंड्स, आप जिस भी शहर के हैं, जिस जगह के, सबको बोलो इस टेलीग्राम पे रहने को, रवि अग्रही वाला जो टेलीग्राम है, सबको बोलो रवि अग्रही टेलीग्राम पे आने को, सबको बोलो करंट अफेयर जोड़ने के, ठीक है। मैं अभी खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं, जैसा कि मेरे से बात हो रही है, स्पेशली अनअकैडमी पर मैं अपना ही यूट्यूब चैनल लेके आने वाला हूँ। जस्ट लाइक प्रशांत इज टेकिंग क्लासेस, महिपाल इज टेकिंग क्लासेस, है ना। वैसे काफी बच्चे हैं जिनको मैंने कभी कभी पढ़ाए, सोचो आज मेरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं ना, फाइन। तो मैं खुद एक टीचर हूँ, है ना, तो मैं खुद आया हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बहुत बच्चे आपके रिकॉर्ड्स देखते हैं, ठीक है, आप रिकॉर्ड देखते हैं, लेकिन और बाकियों को भी बताइए। महिपाल मेरा स्टूडेंट है, हाँ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, और देखो मुझसे अच्छा पढ़ाता है, इज वेरी गुड, एंड बहुत अच्छा इंसान भी है, ठीक है, इज वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चे हैं एवरीवेयर, आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे देखो, तो इवन आप इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत कम ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया था एज ऑफ 18, जब मैं 18 साल का था, ठीक है, जब दिल्ली आता हूँ, इसलिए बहुत कम समय में मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, ठीक है। और हुआ कुछ नहीं, मेरे को यह है कि भगवान की ब्लेसिंग अच्छी थी और आप लोगों का प्यार ऐसा था, ठीक है। चलिए, तो 18 साल की मैं से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी 37 ईयर्स का हूँ, ठीक है। चलिए, तो बाकी बच्चे मेरे सामने ही हैं और दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, महिपाल इवन आल्सो गॉट सेलेक्ट इन द, आई थिंक, राजस्थान में, उसने भी जॉब छोड़ी है। प्रशांत इज आल्सो डूइंग गुड, मेनी ऑफ द पीपल्स, इवन भूमिका सैनी वाज अर्लियर आल्सो, है ना, शी गॉट द आईआरएस, ठीक है, उसे मैंने बहुत पहले पढ़ा है। देखो कितनी अच्छी बच्ची, उसकी मैं आपको बताऊंगा, ज्योग्राफी की बुक भी आ रही है, ठीक है। उसने मुझे थैंक यू भी बोला, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस वगैरह, है ना, ठीक है। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और सुनो, आप भी बहुत प्यारे हो, ठीक है। चलो अब मैं जाऊं 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 चलिए, सारे बच्चों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम मैंने बोल दिया, उस पर जुड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय बाय।